तो आज की वीडियो में बात करेंगे बार्सा's ड्रॉ अगेंस्ट मायोर्का और यूनाइटेड्स विन इन द कैराबाओ कप। ऑल्सो बात करेंगे जेडन सैंचो सिचुएशन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड प्रीव्यू करेंगे रियल मैड्रिड के मैच अगेंस्ट ला पाल्मा को। एंड लास्टली ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया के 9 मैचेस इन द अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप और कैसे उनके लिए वो क्या स्ट्रेटजी बना के उन मैचेस को जीत सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो भाई मिडवीक में भी काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी सारे मैचेस थे। पहले तो मेरे को लग रहा था कि हमें पॉडकास्ट बनाने के लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैचेस दिख नहीं रहे थे। फिर बाद में पता चला कि यार ईएफएल के मैचेस भी थे। ला लीगा तो चलो बारसा का मैच था, बट ईएफएल के भी मैचेस थे, ये हमें बाद में पता चला। क्योंकि प्रीमियर लीग के जब सर्च करते हैं ना कि क्या क्या मैचेस है, तो प्रीमियर लीग की दिखाता है सिर्फ। ये जो बाहर के एफए कप के कंपटीशन होते हैं, ईएफएल कप के कंपटीशन होते हैं, दिखाता नहीं उस टाइम पे। भाई देखो कंटेंट की कमी फुटबॉल साइड पे हो सकती है, लेकिन क्रिकेट में तो भरपूर कंटेंट है, बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहा है। एंड स्टार्टिंग विद दिस पॉडकास्ट अब हम लोग अपना पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं टुवर्ड्स द ओडीआई वर्ल्ड कप, बिकॉज अब सारे जो सीरीज थे वो खत्म हो चुकी है इंडिया की। तो अब टाइम आ गया भाई, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इट्स द अल्टीमेट टाइम नाउ। अब से जितनी पॉडकास्ट आएंगे वी हैव सम ग्रेट टॉपिक्स लाइंड अप। प्रेडिक्शंस करने का भी सोच रहे हैं हम लोग एट सम पॉइंट, शायद 4 अक्टूबर वाले पॉडकास्ट पे वन डे बिफोर द वर्ल्ड कप करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे। पहले फुटबॉल को कवर करेंगे आज। आई थिंक यूनाइटेड से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज पहले उनका मैच था एंड हमें सैंचो की भी बातें करनी, वहां पे भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। सो व्हाट डू यू हैव फॉर अस फॉर यूनाइटेड? तो भाई ईएफएल कप का मैच था यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। अरे जिनको ईएफएल कप नहीं पता हो, कैराबाओ कप सेम बात होती है। जो लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस है यूनाइटेड, तो वो क्लब उन्हें डिफेंड करने के लिए ये पहला उनका स्टेप था आज का। क्रिस्टल पैलेस इज अ स्ट्रॉन्ग टीम आई वुड से, क्योंकि नाम उतने बड़े बड़े नहीं है, टीम उतनी बड़ी नहीं है, बट वैसे टाइप की टीम है जो लो ब्लॉक मेंटेन करके रखती है। और एक मैंने स्टैट पढ़ा था इस मैच से पहले कहीं पे कि पिछले 6 मैचेस में वर्सेस क्रिस्टल पैलेस यूनाइटेड सिर्फ 2 मैचेस जीती थी। ओके, तो मतलब गोइंग इनटू दिस गेम एक तो नैरेटिव भी अच्छा नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा, टीम का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, ऊपर से ये रीसेंट हिस्ट्री विद द टीम, तो काफी कुछ वाज नॉट इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट अल्टीमेटली कुछ अच्छा हो जाता है एंड काफी चेंजेस देखने को मिले हमें इस टाइम पे टेन हैग की तरफ से, जो कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि ये कैराबाओ कप वो ट्रॉफी है ना जो प्रॉब्ली यूनाइटेड का चांस है जीतने का। सो प्रॉब्ली दे वुड वांट कि यार हम लोग एटलीस्ट 8 ट्रॉफी तो जीते ही जीते, क्योंकि टेन हैग पे प्रेशर होगा दिमाग में। व्हाई वुड यू से कि ये ट्रॉफी जीतने का चांस है? यार ये जब आपको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रहा हूं, सिटी जैसी टीम आपके सामने खड़ी लास्ट टाइम भी तो थी। बट वही बात है ना कि लास्ट टाइम भी सिटी फेवरेट्स थी, चांस था नहीं रियलिस्टिकली यूनाइटेड के पास। इट्स जस्ट दैट सिटी हैपेंड टू लूज फॉर वंस एंड इसलिए उनके पास आई वुड से कोई भी टीम जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं है उसके ऐसे कप कंपटीशन ही जीतने की वो होती है स्ट्रेंथ। मतलब इस लॉजिक से तो फिर एफए कप भी जीतने का चांस है कायदे से तो है। डू यू थिंक जीतेगा कोई ट्रॉफी? नहीं, एफए कप नहीं जीतेगी, कैराबाओ का चांस है रिसेंट। डू यू थिंक दे विल विन इट? हाँ, जीत सकती है। हाँ, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कैराबाओ कप इज दैट ट्रॉफी जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स यूजुअली अपनी सॉर्ट ऑफ बी टीम भी खिलाती है, तो उनके पास चांस होगा थोड़ा जीतने का पॉसिबली। गोइंग इनटू दिस गेम जब मैंने फॉर्मेशन देखी तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज, क्योंकि आज तक हमने टेन हैग के अंडर ये फॉर्मेशन नहीं देखी। 3 at the back 3-4-2-1 की फॉर्मेशन थी, जो कि अटैकिंगली सिटी की थोड़ी कॉपी हो गई थी, 3-2-4-1 हो जा रही थी। आई थिंक ये 3-4-2-1 अच्छा नहीं, पीएसजी में तो लास्ट टाइम 3-4-1-2 थी जब मेसी होल में होता था। तो हाँ, दिस इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। वो मिडफील्ड में 2-4 की जगह 4-2 कर दिया, सिटी का उल्टा कर दिया। एग्जैक्टली वो अल्टीमेटली अटैकिंग वाइज वैसी हो जा रही थी। सो बात करते हैं कौन कौन स्टार्ट कर था। बैक लाइन में वरान आ गया था वापस, सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यूनाइटेड, क्योंकि इस टाइम पे उनका कोई भी सेंटर बैक बहुत अच्छा फायर कर नहीं रहा है। सो हैविंग वरान बैक, 4 टाइम चैंपियंस लीग विनर, काफी अच्छी चीज है उनके लिए। एंड उसके साथ डू यू थिंक वैसे ही कैन बी नाउ रेगुलर स्टार्टर वंस अगेन इफ ही गेट्स फिट? यार कर जाए तो फिर तो रेगुलर स्टार्ट है ही वो, ऐसा कोई प्लेयर है नहीं जो उससे बेटर हो इस टाइम पे। मार्टिनेज मतलब लिसांड्रो मार्टिनेज की साइड ही स्टार्ट करेगा। दो विल बी सिटिंग आउट देन मैग्वायर, आई मीन मैग्वायर की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं वैसे है। इस मैच में एक्चुअली अच्छा खेला काफी ज्यादा। सो 3 at the back, एक मैच तो अच्छा खेलेगा एग्जैक्टली। सो 3 at the back था जिसमें लिंडरॉफ कह रहा हूँ, वरान स्टार्ट कर रहा था, मैग्वायर स्टार्ट कर रहा था, एंड जो तीसरा था वो डालो था। नाउ डालो इज अ फुल बैक, तो यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। मिडफील्ड की बात करते हैं, वहां पे डबल पिवट में कैसिमिरो थे और आमराबाद था। आमराबाद का पहला गेम एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड उसकी पहली स्टार्ट एंड बैक इन यूके भाई। लास्ट मैच में हमने देखा था थोड़े से मिनट्स मिले थे एंड कुछ खास इंप्रेस कर नहीं पाया था, बट नाउ उसको एक पहला पूरा स्टार्ट मिला एंड अच्छा खेला काफी ज्यादा। विंग्स पे भाई मेरा फेवरेट गर्नाचो था। रैशफोर्ड फाइनली बेंच हो गया, आई वाज सो हैप्पी कि मुझे रैशफोर्ड बॉल देखने को नहीं मिलेगा। व्हाई इज गर्नाचो फेवरेट दो?
मतलब मेरे स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि रोनाल्डो का ऑब्वियसली वो करता है, क्योंकि एक अर्जेंटाइन होते हैं, रोनाल्डो का भक्त था। भक्त है, मतलब कोई भी भक्त होता है चाहे अर्जेंटाइन हो या ना हो तो वो अच्छा ही लगता है देखने में। जस्ट लाइक रूनी कहता है मेसी के लिए कि भाई वो ही बेस्ट है, तो मुझे भी अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। लगता होगा। स्टार्ट इसलिए कर रहा था और मेरे को अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि यार रैशफोर्ड की परफॉर्मेंसेस बहुत गंदी आ रही थी एंड गर्नाचो को जितना भी लिमिटेड टाइम दे रहे हैं ना वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दे रहा है। सो बहुत टाइम से ये चीज़ ड्यू थी कि उसको स्टार्ट मिले। आई नो थोड़ा छोटा गेम था, कंसिडरेबली थोड़ा छोटा गेम था, बट उसे स्टार्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंड अल्टीमेटली ही डिलीवर्ड ऑल्सो। सो जब उसे स्टार्ट मिलता है तो मैं काफ़ी खुश था। राइट विंग पे पाइस्त्री स्टार्ट करता है क्योंकि एज वी नो काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं। एंटनी इंडेफिनिट लीव पे है, सैंचो के साथ झगड़ा हो चुका है, उसके बारे में भी हम लोग आएंगे, उस पर भी बात करेंगे। सो पाइस्त्री स्टार्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आगे जो 2 होते हैं कैम्स जो होते हैं हमारे, एक माउंट स्टार्ट करता है, फाइनली इंजरी से वापस आ चुका है, राइट, गुड न्यूज़ फॉर यूनाइटेड फैंस, एंड वो उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रहती है। उसके साइड में मजाबरी स्टार्ट करता है, वी नो कि उसका लास्ट गेम अच्छा गया था, इट वॉज डिसेंट, तो उसका स्टार्ट करने का बनता था। एंड स्ट्राइकर पे पोजीशन पे स्टार्ट करता है एंथनी मार्शल। नाउ यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि आई थॉट यहाँ पे रास्मस हॉलैंड को मिनट्स दिए जा सकते थे क्योंकि अभी अभी वो बंदा आया, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा थक चुका है। सेकेंडली उसको टीम में बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो ऐसे टाइप के गेम्स में इफ़ ही स्कोर्स उसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा एंड टीम में भी सेटल हो पाएगा क्योंकि मार्शल इज दैट गाय जो कि इंजर हो ही जाएगा अल्टीमेटली, तो उस पर कुछ डिपेंड करता है। लेकिन सपने इतने बड़े बड़े कि बैलन डॉर क्लॉज डाला हुआ है, मतलब बंदे की कोई कमी नहीं है कॉन्फिडेंस में, राइट। बट हाँ एनीवे, एंड क्रिस्टल पैलेस जो थी वो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में थी। ये देखने में उतनी लो ब्लॉक टीम नहीं लग रही बट थी एक्चुअली में काफ़ी लो ब्लॉक टीम अल्टीमेटली। एंड इतने सरप्राइजिंग स्टार्ट्स निकले ना, इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है यूनाइटेड की तरफ से ये। इफ़ यू स्टार्ट इन द फर्स्ट हाफ, पहले के 20 मिनट में यूनाइटेड वॉज डैम गुड विद पोजेशन, इतना ज़्यादा पोजेशन उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। एंड दीज आर वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ पे आई थिंक पोजेशन मेंटेन करके रखा बट स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में कोई भी एक भी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आई, ना क्रिस्टल पैलेस की तरफ से ना यूनाइटेड की तरफ से। व्हाट आई थिंक इज कि वो लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग पोजीशन मेंटेन करें, थोड़ा कंट्रोल करें गेम को, फिर धीरे धीरे ग्रो करें गेम के अंदर, जो कि टेन हैग मतलब क्योंकि इससे पहले तो वो लोग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे ना गेम को। सो प्रॉब्लम उनके पास दिमाग में ये चीज़ थी कि पोजीशन रखते हैं, थोड़ा काम रहते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंटली अटैक करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट जैसे तुमने कहा ना कि गेम स्टार्ट वैसे भी अच्छा नहीं करते हैं, मतलब पोजीशन वाइज। आई थिंक वो सीन नहीं है एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हर गेम के स्टार्ट तो वो अच्छी ही करते हैं। इवन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख पहले के 20 मिनट तो वही डोमिनेट कर रहे थे। आई थिंक द पॉसिबल रीजन कुड बी कि क्योंकि वो पोजीशन पे इतना फोकस नहीं करते एंड रादर फोकस ऑन डोमिनेटिंग द गेम इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स। उसकी वजह से इवेंचुअली क्योंकि पोजीशन भी नहीं होता उनके पास, तो बाकी टीम्स को रिदम में आने में बहुत आसानी मिल जाती है। जहाँ पे एक गलती हुई इनके कंधे डाउन हो जाते हैं, हेड डाउन हो जाता है, और पोजीशन दूसरी टीम के पास पहले से होता ही है, तो रिदम में आना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो आई थिंक उस सेकंड फैक्टर को नलिफाई करने के लिए पॉसिबली ऐसा हो सकता है टेन हैग ने सोचा। एंड ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी कि हाउ वी वांट कि अपना टेन हैग जो है वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेले एंड थोड़ा जो टिकी टाका देखने को मिलता है, जो क्विक 1-2 देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिले। राइट। सो दिस इज़ अ गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो ये चीज़ मैं प्रेस करूंगा टेन हैग की इस मैच के लिए। जो मैंने डालो वाली बात करी थी कि डालो इन दैट बैक थ्री थोड़ा देखने में अजीब लग रहा था, अब उसके पीछे की चीज़ ये थी कि इन्हें डबल पीरियड में आमराबाद और कैसिमिरो खिला रखे थे। तो जब भी डालो ऊपर जा रहा था एज अ थर्ड मैन रन निकालने के लिए, तो इन दोनों में से एक प्लेयर, यूजुअली कैसिमिरो, वो बैक थ्री फॉर्म कर ले रहा था। तो इस तरीके से वो टीम फंक्शन कर रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि डालो भी बहुत अच्छे रन निकालता है। एज आई सेड कि 20 मिनट्स तक कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, 21st मिनट में सीधा गोल आता है। एंड वो पहली अपॉर्चुनिटी थी, पहले अपॉर्चुनिटी में ही गोल हो गया। बहुत अच्छा पाइस्त्री के पास बॉल आती है, वो एक सॉर्ट ऑफ 1-2 देता है। डालो की बहुत अच्छी रन थी, वो अनमार्क्ड था एकदम, बॉक्स के अंदर रन निकालता है, क्रॉस पीछे कटबैक करता है, वहाँ पे गर्नाचो होता है, गर्नाचो फिनिश कर देता है। सो अनदर ह्यूज क्रेडिट फॉर गर्नाचो एंड ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि ऐसे टाइप की फॉर्मेशन, ऐसे टाइप की परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट थिंक कि टेन हैग के पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे वो बेंच कर सके उसे। सो जब भी आपको टाइम मिले, ये मैंने बहुत पहले किसी पॉडकास्ट में कहा था कि आप एज अ यंगस्टर जब ग्रो आ रहे होते हो, गेम के अंदर आ रहे होते हो, किसी टीम के अंदर आ रहे होते हो, तो आपके लिए इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अनफेयर फॉर यू। आपको उतने चांस नहीं दिए जाएंगे जितने से रैशफोर्ड हु इज अ मोर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर उसको चांसेस मिलेंगे, स्पेशली इन अ बिग क्लब लाइक यूनाइटेड। एग्जैक्टली। तो जितने भी आपको चांस मिल रहे हैं, जितने भी कम चांसेस मिल रहे हैं, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो अभी तक गर्नाचो ये चीज़ करता आ रहा है। अगर नेक्स्ट मैच में बेंच हो भी जाता है तो आई एम श्योर कि धीरे धीरे इट्स गोइंग टू गेट डिफिकल्ट फॉर रैशफोर्ड टू मेंटेन हिज पोजीशन। ऑल्दो आई हाईली डाउट कि रैशफोर्ड एक दिन ऐसा भी आएगा जब रैशफोर्ड स्टार्ट ना करे। होने को तो हो सकता है बट टेन हैग करेगा क्या?
यार करने को तो कर देखो सकते टेन हैं। हैग कितना ही बड़ा डॉन बन जाए, लेकिन इंग्लिश डॉन से बड़ा कुछ नहीं है भाई। इंग्लिश पुलिस जो है ना वहाँ की, हाँ। जो कि इंग्लिश टैक्स काटती है, हाँ। उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है भाई। है, हो सकता है। मतलब आई गेस कि उसने हैरी मैगवायर को जब बेंच करा था उस टाइम पे भी जो पूरी इंग्लिश मीडिया ने काफी क्रिटिसाइज करा था उससे। आई होप कि टेन हैग इस चीज में ना आए। बट इंग्लिश मीडिया ने क्रिटिसाइज करा होगा, लेकिन इंग्लिश की पब्लिक जो थी ना वो नहीं करी वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट थी मैगवायर के। क्या रैशफोर्ड के अगेंस्ट भी है? आई डाउट। अभी उस पॉइंट पे इस टाइम पे तो शायद नहीं है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनाइटेड इज दैट क्लब, जब और किसी प्रीमियर लीग क्लब में सब चीजें नहीं हो रही तो सिर्फ आपको क्यों करनी है? बढ़ना नहीं है क्या आगे आपको? यही सब चीजों में लगे रहोगे आप लोग। तो आई होप टेन हैग हैज दैट गट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ अ डिसीजन, एंड आई होप कि वो आगे जाके करेगा अगर गर्नाचो ऐसे ही परफॉर्म करता रहता है ना। उसके बाद आई थिंक यूनाइटेड चांसेस बनाना स्टार्ट कर दी थी, उनका कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि एक गोल उन्होंने मार दिया था, पहले कंसीड नहीं करा था। ये भी बहुत बड़ी बात है यूनाइटेड के लिए। हम देखते हैं कि 25 मिनट के आसपास ही एक और चांस बनता है 1v1 पाइस्त्री का। नाउ पाइस्त्री के लिए ऑल ओवर गेम उसका बहुत अच्छा था, बट ऐसे 1v1 चांसेस आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। वी सॉ कि उसके बायर्न वाले मैच में भी एक ऐसा 1v1 चांस आया था वेरी अर्ली इनटू द गेम, और अगर वो गोल मार देता वहां पे तो आई थिंक पूरा गेम बदल सकता था उस टाइम पे, इनटू यूनाइटेड्स फेवर जा सकता था। बट वो नहीं कन्वर्ट कर पाता। अच्छा ब्लॉक था कह लो, बट ही शुड हैव कन्वर्टेड दैट चांस। एंड 27 मिनट के आसपास फिर कैसिमिरो अपना गोल मारता है। कैसिमिरो भी काफी ज्यादा गोल मार रहा है आजकल। क्या रोल चेंज हो गया क्या भाई का? पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो सीडीएम ही खेलता है, बट ये चलो कॉर्नर से आया था तो इट इज मोर ऑफ एन एक्सपेक्टेड गोल फ्रॉम अ सीडीएम। माउंट बॉल डालता है एंड दिस इज वेयर इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यूनाइटेड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेट पीस पोजीशन से बहुत सालों से इनकी सेट पीस जो भी टेकिंग एबिलिटी इट्स नॉट दैट गुड। आपकी फ्री किक गोल्स नहीं आते और आपके सेट पीस से गोल्स भी नहीं आते, चाहे आप फ्री किक से मार लो या फ्री किक से तो किसके ही गोल आते हैं। नहीं आई मीन कि वो बॉल डालो फिर हेडर वेडर मारने के लिए लोग आए, लाइक सेट पीस से कोई भी गोल आ जाए, चाहे कॉर्नर से आए चाहे फ्री किक से आए या डायरेक्ट फ्री किक से आए। डायरेक्ट फ्री किक तो बहुत बहुत रेयर होता है भाई। मतलब रेयर होता है, बट आपके सिक्स स्पेशलिस्ट तो है ही है, तो मायामी है, रिग्ड भी है अगर वहां पे सब। रिग्ड क्या है भाई? अगर एंगल्स रिग्ड हैं आपके तो फिर हो सकता है गोल। बट आई थिंक ब्रूनो है स्पेशलिस्ट, तो अगर आपके पास ऐसे टाइप का फ्री किक एबिलिटी वाला बंदा है तो चाहे हेडर से गोल आए, चाहे आप डायरेक्ट फ्री किक लो, चाहे कॉर्नर से आपके गोल आने चाहिए। माउंट लेता है इस बार क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली बेंच था एंड बहुत ज्यादा अच्छी डिलीवरी डालता है वो। माउंट इन दिस ओवरऑल गेम वाज वेरी नाइस। आई थिंक 1-2s करना, एकदम वो टिपिकल होल प्लेयर बन के खेलना ना, कि वो ड्रिबल करेगा नहीं बॉल को बट जस्ट वन टच पासेस, क्लासिक नंबर 10। हाँ एकदम वैसा टाइप का रोल था उसका इस मैच में। एंड उसने पूरी हार्डवर्क भी काफी तगड़ा दिखाया उसने, पूरा ट्रैक बैक करना, आगे जाना, अटैक करना, वापस पीछे। I mean, if you're filling up Bruno's shoes, then you have to do it because and you're wearing that number 7 jersey। हाँ भाई वो भी आता है। I mean नंबर 7 इतना ट्रैक बैक तो नहीं करता था, बट नहीं मतलब मुझे लगता है कि उसका, क्योंकि माउंट की चीज में माउंट की फेवर में ये चीज है कि उसकी जो भी चीजें होंगी ना वो गोल्स और असिस्ट से नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ही इज अ मिडफील्डर। सो लोगों के लिए जो एक्चुअली फुटबॉल देखते हैं वही उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो एक्चुअली मैच देखते हैं, जिन्हें पता है कि गोल्स और असिस्ट के अलावा उसकी कैसी परफॉर्मेंस थी। गोल असिस्ट से क्यों नहीं मानी जाएगी? तो बिकॉज ही इज नॉट अ विंगर, ही इज नॉट अ फॉरवर्ड, वो मिडफील्डर बन के खेलता मिडफील्डर है ना, मतलब है, बट आई थिंक जो भी मिडफील्ड पोजीशन में खेलता है उसके लिए उतना मैटर नहीं करेगा वो। if you're playing in the hole then you are expected to score or assist in some way or the other। एक तो इस मैच में ऐसा खेला है, जब ब्रूनो वापस आ जाएगा तो वो वापस थोड़ा पीछे वाला रोल पकड़ना पड़ जाएगा उसे, unless ब्रूनो को राइट विंग खिला दे। हाँ वरना ब्रूनो को राइट विंग खिला दे, पता नहीं क्या कर सकता है टेन हैग। बट आई थिंक माउंट का गेम भी इस मैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड वो कैसिमिरो का हेडर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद से भी सो कि यूनाइटेड काफ़ी कंट्रोल में आ गई थी गेम के। एक बहुत सरप्राइजिंग ये फर्स्ट हाफ का स्टार्ट है। 70% पोजेशन था यूनाइटेड के पास एंड क्रिस्टल पैलेस ने एक शॉट भी नहीं लिया था, शॉट टेकन भी नहीं था, लेट अलोन ऑन टारगेट, शॉट टेकन भी नहीं था। तो इस लेवल का डोमिनेट करके रखा हुआ था यूनाइटेड ने। इसके साथ फर्स्ट हाफ में लोग जाते हैं एंड आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे 2-0 लीड के बाद। एंड जिस टाइप का गेम चल रहा था आई थिंक कि सेकेंड हाफ में भी एटलीस्ट एक गोल तो आना ही आना था, जो कि आ गया अल्टीमेटली, बट आई थिंक वो और ज़्यादा भी मार सकते थे करने को। तो सेकंड हाफ में हम लोग देखते हैं टीम आती है एंड एक बहुत मेजर चेंज होता है, विच इज़ की डालो को जो है ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो लोग। एंड उसकी जगह कौन आता है? सॉरी डालो को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, आई फॉरवर्ड कैसे करता, लेट मी चेक, भूल कैसे गया भाई साहब मैं। लिंडलॉफ लाते हैं, माउंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉरी, क्योंकि माउंट का गेम काफ़ी अच्छा जा रहा था, तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि माउंट को क्यों करा। मे बी बिकॉज वो इंजरी से अभी वापस आया था एंड उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया,
तो मेक आई थिंक सेंस दैट्स द ओनली पॉसिबल रीजन हो सकता है राइट, एकदम से आपको पूरे 90 मिनट खिलाना मे बी नॉट सेफ। राइट। तो फिर जो है लिंडलॉफ आता है, लिंडलॉफ खेलता है अपना 4-2-3-1 फॉर्मेशन हो गई थी सेकंड हाफ में, जिसमें लिंडलॉफ जो है लेफ्ट बैक था। ओके, एंड इट्स क्रेजी कितना अच्छा खेला वो लेफ्ट बैक में। डू यू थिंक दैट्स अ पॉसिबल सॉल्यूशन गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, आई थिंक जैसे ही शॉ वापस आएगा, गिवन द क्वालिटी ही हैज, वो इजीली वापस आने वाला है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे। सो अभी फिलहाल के लिए लिंडलॉफ खेलता है, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था लिंडलॉफ उस पोजीशन में। आम्रबात और अपना कैसिमिरो डबल पेट में ही थे, आगे मजाबरी आ गया था, और उसके आगे जो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन थी, मजाबरी बीच में था, गर्नाचो यहाँ लेफ्ट पोजीशन पे था और पेलिस्ती राइट में था, आगे एंथनी मार्शल ही था। सो फिर हम देखते हैं कि एंथनी मार्शल का भी गोल आता है 68 मिनट से पहले आ जाता है, एंड उसके बाद से यूनाइटेड आई थिंक काफ़ी ईज में आ गई थी, चिल हो गई थी। हाँ, चिल हो गई थी। 65 मिनट के बाद से उनने अपने सारे जो भी मेन प्लेयर्स थे, सारे नहीं बट सब्स्टिट्यूट करने लग गए। तो थोड़े अकेडमी प्लेयर्स को हमने देखा चांस मिलता है। वरान वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि वो भी अभी इंजरी से आया है। आम्रबात सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि वो भी अभी इंजरी से आया है। हाउ वाज आम्रबात टुडे वैसे? अच्छा था, बढ़िया खेला, डबल पेट में काफी अच्छा काम कर रहा था। ही कुड बी अ स्टार्टर फॉर यूनाइटेड? हाँ, आई थिंक कर सकता है। मुझे अब प्रॉब्लम यही है क्योंकि माउंट इज फाइटिंग फॉर दैट प्लेस, आम्रबात इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर दैट प्लेस। एरिक्सन भी है। एरिक्सन तो चलो वो उससे थोड़ा उठने लग गया उसका दिमाग, क्योंकि वो बंदा अब दौड़ नहीं पाता बिल्कुल ही, एकदम काम नहीं करता उसका। एंड माउंट की पोजीशन है वहाँ पे, एंड अपना कायदे से तो आई थिंक माउंट और ब्रूनो का कंपटीशन होना चाहिए फॉर दैट नंबर 10 रोल, बट वी डोंट नो क्योंकि ब्रूनो इज इरिप्लेसेबल राइट नाउ। व्हाट अबाउट वैन डे बीक? वैन डे बीक तो गया, उसको भी मिनट्स मिले थे भाई। वैसे वैन डे बीक के लिए मुझे तब बुरा लगता है। हाँ। जब वो आया था तब आयाक्स से आया था, तब वहाँ पे टेन हैग हुआ करता था, यहाँ पे उसको चांस मिला नहीं। अब टेन हैग आ गया, तब वो इतना यूजलेस हो गया कि वो टेन हैग भी चांस नहीं दे रहा उसको। एंड इट इज सो डिप्रेसिंग क्योंकि इट इज टिपिकल मैनचेस्टर यूनाइटेड साइनिंग, क्योंकि उन्हें बंदे की जरूरत नहीं थी। ओले गुनार सोल्शायर ने एक बार भी मेंशन नहीं करा था कि मेरे को डॉनी वैन डे बीक चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज उसका सीजन अच्छा गया था, वो अवेलेबल था मार्केट में 30 समथिंग मिलियन में, तो उन्होंने खरीद लिया, जबरदस्ती ले लिया, लग्जरी ना चांस दिया उसको, बस ले लिया लेने को। करियर अजीब सा हो गया। हाँ, करियर अजीब हो गया। तो आई होप कि वो बंदा छोड़ दे, क्योंकि इस सीजन भी रुका, लास्ट सीजन रुका इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि टेन हैग वापस आ चुका है, तो मे बी आई कैन प्रूव माई सेल्फ अगेन और फिर मैं स्टार्टिंग 11 में आ सकता हूँ। ओवरऑल आई थिंक देखें, क्योंकि उसके बाद से गेम बोरिंग हो गया था। अल्टीमेटली क्रिस्टल पैलेस के 4 शॉट आए थे, वो भी 65th मिनट के बाद आए थे, तो 65th मिनट तक एक भी शॉट लिया ही नहीं था क्रिस्टल पैलेस ने, इस लेवल का डोमिनेशन था। फिर जब बी प्लेयर्स आ गए तो नेचुरली उनका गेम बढ़ना ही था थोड़ा ज़्यादा, ऑल्दो आई स्टिल थिंक कि तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छा मेंटेन करा, काफ़ी अच्छा कंटेन करा यूनाइटेड ने। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। हमने लास्ट मैच के बाद बोला था कि ये तुक्के से विन आ गई है, सॉर्ट ऑफ फ्लूकी विन थी, बट इसके ऊपर अब आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड 3-0 की विन एक सॉर्ट ऑफ गुड वाइब लाएगी टीम के अंदर, एंड ओवरऑल टेन हैग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि चलो मैं आई हैव अ 3-0 विक्ट्री इन माई बैग। सो आई होप कि यूनाइटेड इस पे ही बिल्डअप करती रहे, एंड अब धीरे धीरे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करें इन द प्रीमियर लीग ऑल्सो। डू यू थिंक ये फॉर्म जो रेप्लिकेट हो सकता है प्रीमियर लीग में? कोई चांस है कि इनकी अभी लेवल ऑफ कंपटीशन और लेवल ऑफ सीरियसनेस कितनी ज़्यादा होगी ऑपोजिशन साइड पे भी? मुझे लगता है क्योंकि क्रिस्टल पैलेस तो प्रीमियर लीग टीम है ही, अगर एवर ही कोई टीम से मैच होता तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नाउ द थिंग इज कि लोग पोजीशन मेंटेन इसलिए कर पाए क्योंकि लो ब्लॉक टीम थी, दूसरी टीम चाहती नहीं थी पोजीशन लेना बिल्कुल ही। दूसरी बात है कि इनका सिस्टम भी तो वापस चेंज हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, तो पता नहीं कितना। हाँ। और जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन सा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, राइट। तो आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट और अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट विल चेंज डेफिनेटली जब ये प्रीमियर लीग में वापस आ जाएंगे। तो क्या ये तब ये परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन टू बी सीन। एक वो मोरल बूस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक अच्छी विन हो सकती है, बट ऑन पेपर क्या ये चीज रेप्लिकेट होगी प्रीमियर लीग में, उसके लिए काफी फैक्टर्स हैं जो कि दोबारा रेप्लिकेट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं भाई। ऑल्दो हम यूनाइटेड पे हैं एंड यू सेड यू टॉकिंग अबाउट मोरल, तो एक बंदे पे जल्दी से आते हैं क्योंकि उस पर भी थोड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। लेट्स टॉक अबाउट जेडन सैंचो, क्योंकि सैंचो की सिचुएशन इज सो कॉम्प्लिकेटेड नाउ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, सैंचो से काफ़ी टीममेट्स ने कहा था कि तुम जाके अपोलोजाइज कर लो एंड जस्ट मूव ऑन भाई, अब जो कि मुझे लगता है मे बी इट इज़ द राइट थिंग टू डू। अब रूमर्स ऐसे हैं कि हैरी मैगवायर, रैशफोर्ड और लूक शॉ, ये तीनों इसके जो इंग्लैंड के टीममेट्स हैं, इन्होंने इसको पर्सनली बोला है। ओके। और ऐसा भी मैंने सुना है कि दे काइंड ऑफ सिंपैथाइज विद हिम कि भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, बट यू क्रॉस द लाइन व्हेन यू पोस्टेड दैट, जो भी उसका स्टेटमेंट था अगेंस्ट टेन हैग। वो चीज़ होती है ना कि आपके अगेंस्ट सब जा रहा है, बट आपने ऐसी चीज़ कर दी जिसकी वजह से क्लब भी आपको बैक नहीं कर सकता। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रूमर्स जिसने बनाए, मतलब वो लोग मान क्यों से रहे? उसको कैसे पता कि रैशफोर्ड, लूक शॉ और मैगवायर ने? यार इतने लीक्स भी तो है यूनाइटेड में, क्योंकि
मैंने ये चीज़ सुनी है क्योंकि डीन हेंडरसन लास्ट टाइम था हाँ इनके जो भी इनकी टीम में। डीन हेंडरसन जो इनका सेकंड चॉइस कीपर था, उसको अपेरेंटली प्रॉमिस किया गया था कि वो फर्स्ट चॉइस कीपर बनेगा, बट डेहे को बना दिया गया आफ्टर हिज एक्सेप्शनल फॉर्म। उसके बाद से डीन हेंडरसन लीक करने लग गई थी ये चीज़ें। अच्छा लाइक देयर आर सम रिपोर्ट्स जो कि डायरेक्टली प्लेयर से भी आती हैं ओके उनकी फेवर में लाने के लिए चीज़ों को। तो जैसे इन चारों में से किसने बोला होगा? मतलब वो मुझे नहीं पता, बट यू सी Harry क्योंकि Maguire। हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया तो इन जनरल इनकी इमेज थोड़ी अच्छी क्रिएट हो गई हाँ। कि ये कह रहे हैं चल सॉरी बोल दे तू जाके, तो इनकी इन जनरल जो पब्लिक इमेज है, क्योंकि ऐसा करते हैं प्लेयर्स जो जान के लीक कर देते हैं ताकि उनके अराउंड जो भी वाइब चल रही है वो चीज़ बेटर हो जाए। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर इनमें से किसी ने करा हो। क्या देख लो पता भाई, ऐसा भी होता है मतलब। क्या पता मैगवायर करे। शॉ तो आई डोंट थिंक करेगा क्योंकि उसकी नेचुरली पोजीशन वापस आई जाएगी। मैगवायर की पोजीशन नहीं है एंड रैशफोर्ड इज ड्रॉपिंग स्टिंकर्स, राशोड से भी चैरिटी भी करने लग गया। हाँ। तो इनमें से कोई हो सकता है, बट उससे अपेरेंटली ये चीज़ बोली गई है कि आप या तो सॉरी बोलो आके और फिर टीम में आ सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा टीम के साथ। अभी एज ऑफ नाउ उसको सारे ट्रेनिंग फैसिलिटीज, डाइनिंग फैसिलिटीज सबसे हटा दिया Exactly. बेसिकली जो भी यूनाइटेड के जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जितनी भी फर्स्ट टीम के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है हर चीज से उसको बैन कर दिया गया है। राइट। तब उसको जो डिनर भी करता है, वो जो खाना खाता है वो यूथ टीम के साथ करता है, ट्रेनिंग भी उन्हीं के साथ कर रहा है, मेन टीम के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता है इस वक्त, हर जगह से बैन हो चुका है, जिम में भी नहीं कर सकता। सैंचो रेडी नहीं है अपोलोजाइज करने के लिए। अच्छा ओके। तो उससे यही बोला गया कि या तो आप अपोलोजाइज करो फिर टीम में वापस आओ, या फिर आपको जनवरी में मूव मिलने वाला है। और ये भी मैंने अभी पता चला मुझे कि उससे इंस्टाग्राम वगैरह भी अपना डीएक्टिवेट कर दिया और डीएक्टिवेट करने से पहले वो पोस्ट भी डिलीट कर दिया था। हाँ, राइट। सो डीएक्टिवेट करने का क्या पॉइंट था, वो समझ थोड़ा में नहीं चाइल्डिश हो गया बट चाइल्डिश हुआ या फिर मे बी ही इज गेटिंग टू मच हेट। ठीक है यार, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिलेगा। क्या पता हमें क्या मेंटल, वैसे भी उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी अच्छी नहीं थी पहले भी। बट हाँ, जो ये लोन की बात है, अब वो सऊदी जाएगा मोस्ट लाइकली फिर। आई डोंट थिंक लोन या फिर सऊदी परमानेंट जाएगा। मूव? मतलब मुझे लगता है कि शायद लोन जाए 6 महीने के लिए, क्योंकि शायद कोई प्लेयर कोई क्लब लेने को रेडी ना हो। आई मीन सऊदी में क्यों नहीं रेडी होंगे? नहीं, सऊदी में उसे खुद नहीं जाना होगा ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक्स तो सऊदी से ही आए, क्योंकि मतलब आई थिंक कोई भी इस टाइम पे कोई भी क्लब ऐसा है नहीं जो कि चाहता हो जेडन सैंचो को। नाउ जनवरी में अगर लोगों की टीम्स थोड़ी डिप्लीट लगती हैं, थोड़े इनकी कोई स्क्वाड वीक हो जाती है, सो मे बी दे वुड लाइक हिम ऑन अ लोन ऑप्शन के लिए शायद कंसिडर करें। बट मुझे लगता है कि जो उसका प्रॉपर ट्रांसफर होगा, चाहे वो सऊदी में हो या चाहे कहीं और किसी और क्लब में हो, यूरोप में ही, वो समर में ही होगा। सो लोन के लिए वो जनवरी से जा सकता है, बट जो परमानेंट मूव होगा वो उसका समर में ही होगा। एंड एज थिंग स्टैंड राइट नाउ, सऊदी के अलावा ऐसा कोई भी क्लब नहीं है जिसने अप्रोच करा हो। another young career that will die too soon। हाँ, तो काफी सैड होगा, बट ठीक यार, क्या ही कर सकते हैं। आई थिंक इसमें हमने पहले भी डिस्कस करा है काफी पॉडकास्ट में एग्जैक्टली कि वी गेट द पॉइंट दैट सैंचो वाज ट्राइंग टू मेक, बिकॉज वो रोनाल्डो के टाइम वाली बात आ जाती है दोबारा कि अगर तुम अपने साइड की स्टोरी रखोगे ही नहीं, तो आजकल सोशल मीडिया ऐसी हो जाती है कि यार एक साइड को इतना प्रोपोगेट कर दोगे तुम कि दूसरा बंदा एकदम ही विलन लगने लग जाएगा। सो वो एक डिलेमा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि क्या मुझे अपनी वॉइस, मतलब वॉइस करनी चाहिए, फिर मुझे चुप बैठना चाहिए। पहले के टाइम में आई थिंक चुप बैठना ज्यादा आसान था। Exactly. आज के टाइम पे थोड़े स्टेक्स ना ज्यादा हाई हो चुके हैं। सो आई गेट व्हाई सैंचो वुड हैव सेड व्हाट ही सेड, बट टेन हैग की भी वैसे मानना पड़ेगा, ईगो कम नहीं है। हाँ, राइट। मतलब एंड सेंस भी बनता है बिकॉज ही इज द अल्टीमेट बॉस मैनेजर है भाई। देयर। हाँ, बट अगर वो एक्चुअली में कुछ गड़बड़ कर रहा है और फिर सैंचो अपनी वॉइस रेस कर रहा है, जो कि आई थिंक हमें कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, राइट। क्योंकि सैंचो ने तो आके बोल ही दिया जो बोला। भाई हमें रोनाल्डो का नहीं पता चला, इसका क्या पता चलेगा? सैंचो ये रोनाल्डो को तो सब पता चल ही गया ना जब उसने बोला। नहीं, उसने बोल दिया वो चीज पता चल गई। इसमें तो हमें सैंचो का भी पता चल गया वो जो कह रहा है, बट वो तो सैंचो ने कौन clearly सही है, नहीं बोला। कौन सही है ये नहीं पता हमें। तो रोनाल्डो में कौन सी है वो भी तुम मानते हो भी शेडी है? मतलब आई थिंक जो एक्चुअल सच है वो किसी को पता नहीं होगा कभी। तो रोनाल्डो ने जानबूझ से बढ़ा चढ़ा के बोला है, तुम कह रहे आई डोंट नो, हो? अच्छा। बट देयर इज अ चांस, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मतलब वो भी होता है ना कि सबके एक पर्सनल साइड ऑफ स्टोरी होती है, तो अब उनके दिमाग में क्या कहानी चल रही है वो बताते Exactly, हैं। हाँ। मे बी दैट इज नॉट एग्जैक्टली द ट्रूथ। बट हाँ, सैंचो के साथ ये तो है कि वी माइट नेवर गेट टू नो कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। अनलेस एंड अनटिल सऊदी गया वो अल्टीमेटली, और वहां पे मॉर्गन साहब पहुंच गए। बट वही ना, फिर वहां पे भी सैंचो हो सकता है अपने दिमाग में एक ऐसी स्टोरी बना ले अपने आप को विक्टिमाइज करने के लिए, टू मेक हिमसेल्फ द राइट गाय इन हिज ओन सेल्फ इमेज, कि और फिर वही वो पोर्ट्रे कर रहा है बाहर जाके, विच मे बी देन अगेन फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। सो टेन हैग का ये है कि भाई हाँ ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए लोग उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं अभी कि उसने जो बोलना था वो बोल दिया, सबके सामने है, सॉरी बोला तो निकलो। राइट। तो अब वो कहानी नहीं बना रहा है तो शायद उसके फेवर में चीज जा रही है। बट व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सॉल्यूशन हियर? मुझे लगता है कि अब तो ऑलमोस्ट पक्का ही है। आई डोंट थिंक ये चीज़ वापस अब सही हो सकती है। अच्छा, उसे ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा,
नाउ लोन मूव, आई एम नॉट श्योर कि लोन में भी कोई उससे लेने आएगा या नहीं आएगा। आता है तो उसके लिए बढ़िया है, 6 महीनों से कहीं और खेलने को मिल जाएंगे। एंड मे बी वो 6 महीने वो इस चीज़ के लिए यूज़ करेगा कि मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है, आई एम स्टिल अ गुड प्लेयर, ताकि समर में उसको एक अच्छा मूव मिल सके किसी अच्छे क्लब में, यूरोपियन क्लब। हाँ, लेट्स सी यार क्या होता है। बट ठीक है, यहाँ से मूव ऑन करते हैं, अब ला लीगा पे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमें 2 मैचेस की बात करनी है। राइट। एक तो बार्सिलोना की बात करेंगे और फिर रियल मैड्रिड की बात करनी है, प्रीव्यू देंगे थोड़ा सा। बट बार्सिलोना वर्सेस मायोर्का, भाई क्या कहें यार, मतलब काइंड ऑफ फेल्ट लाइक दे शुड हैव वन इट गोइंग इनटू द गेम। मुझे लग रहा था कि अभी पहले इतना अच्छा कमबैक करके आए हैं, एक अच्छा स्ट्रीक चल रहा है, सब प्रॉमिस दिखा रहे हैं, तो दे शुड हैव वन इट और दे कुड हैव वन इट, बट अल्टीमेटली 2-2 पे ही ड्रॉ हो जाता है। पर्सनली पहले तो हम लोग हार रहे थे और वहां से हमने ड्रॉ कर दिया, तो एक थोड़ी पॉजिटिव नोट पे भी एंड हुआ गेम। बट स्टिल आई फील इन हाइंडसाइड अगर मैं अब सोचूं मैच के बारे में, मुझे लगता है वी कुड हैव डन सो मच बेटर है। ओके, टू स्टार्ट विद यहाँ पे लाइनअप्स में थोड़े चेंजेस हुए थे, which kind of was expected as well and a little unexpected also, because पिछला मैच बहुत आसानी से नहीं जीते थे हम लोग। बट हाँ, मेक सेंस, मुझे समझ में आता है चावी ने क्यों करे होंगे जो सब्स्टिट्यूशंस कर रहे थे। अभी यूसीएल भी आ रहा है अगले हफ्ते वापस, तो अभी द मैचेस विल कम बाय वेरी थिकली। सो जो मेन सब्स्टिट्यूशंस थे यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो हमारे सेंटर बैक की पेयरिंग चल रही थी इस बार, क्रिस्टियनसन और कुंडे की, उससे जगह पे इस बार अराहो और मार्टिनेस को, इनिगो मार्टिनेस को, दोनों को स्टार्ट करा दिया था। तो एक फ्रेश पेयरिंग हमें देखने को मिल रही थी, which also caused a lot of problems for us। अभी जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज प्रॉब्ली दोनों पहली बार एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वो दिमाग में इश्यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आती है, जो कि हमने कितनी बार देखा कि क्रिस्टियनसन, कुंडे और राहो में नहीं थी। वो केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी थी, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली देयर प्रेजेंट बिटवीन दोज टू गाइज। उसके आगे डियोंग ऑफ कोर्स हमें पता है इंजर्ड हो चुका है, तो रोमेओ स्टार्ट कर रहा था अलॉन्ग विद गावी एंड गुंडोगन। विंग बैक्स जो थे हमारे, फुल बैक्स जो थे वो कैंसेलो और बाल्डी थे इस बार। जो एक और सरप्राइज बेंच था वो था लेवेंडोस्की, क्योंकि बीच में आज फेरान टोरेस स्टार्ट कर रहा था, राइट विंग पे रफीना, लेफ्ट विंग पे जॉ फिलिक्स। तो ये तो हमारी टीम थी पूरी। अब मायोर्का की बात करें तो वो थी फिर से वही जो सेल्टा विगो ने करा था, 5-4 में लो ब्लॉक की। एंड यहीं पे आई रिस्पेक्ट द कमेंट दैट लेवेंडोस्की मेड आफ्टर द लास्ट गेम, जो कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी यही चीज आई थी कि ही सेड कि वी आर हैप्पी कि हमें इस टाइप की जीत मिली अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ टीम, बिकॉज आने वाले मैचेस में हमें पता है हमारे अगेंस्ट ऐसी टीम और आने वाली है, लो ब्लॉक वाली, 5-4-1 फॉर्मेशन वाली। राइट। सो अच्छा लगा था मुझे कि इन लोगों ने एक पॉजिटिव नोट पे उसको लिया था, बट काइंड ऑफ कुड नॉट एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट द लर्निंग्स इन दिस गेम, आई वुड से। अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये गेम हम लोग जीत सकते थे इजीली ऑन पेपर भी, अगर टर स्टेगन ने वो गलती ना करी होती इनिशियली। 8th मिनट के आसपास मैच शुरू ही हुआ है अभी बस। आई थिंक अराहो था या मार्टिनेज, नहीं रोमेयो था, इनफैक्ट बॉक्स के अंदर रोमेयो था, एंड टर स्टेगन जो है वो पास कर रहा था उसको। अब बहुत सिंपली उसके पैरों पे पास की जा सकती थी बॉल, और फिर वो प्रेस को एस्केप करके किसी और को पास कर देता अगल बगल में। पीछे से बंदा एक प्रेस करने आ रहा था मायोर्का का, टर स्टेगन ने पता नहीं क्या सोचा, कुछ काइंड ऑफ एक थ्रू बॉल डालने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था आई कुड नॉट कॉम्प्रहेंड, बट उसके पैरों पे बॉल नहीं दी, उसके राइट साइड पे थोड़े गैप में दे दी। और इतने पास के एरिया से इतना तेज गैप में दिया कि वो कवर ही नहीं कर पाया उस चीज को। और जो बंदा पीछे से प्रेस कर रहा था उसको बनी बनाई बॉल मिल गई भागते भागते। फिर उसने जो है हेड करके बॉल दे दी एक और बंदे को जो कि बॉक्स के अंदर था, उसने गोल मार दिया आराम से, कोई सीन ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये पिच पे इतना पानी क्यों था? आई डोंट नो भाई क्या सीन था, बट मतलब मैंने ये चीज सुनी है कि ये जान के नशाद कराया, लाइक बारिश हुई नहीं थी उस टाइम पे वहां पे कहीं पे, तो इतना पानी होना नहीं चाहिए था। तो जानबूझ क्यों करेंगे? मतलब मे बी इट कुड हैव प्लेड इन देयर फेवर, क्योंकि बारसा इज नोन फॉर दैट टीम जो कि पासिंग ज्यादा कर रही है, और वैसे भी वो पोजीशन तो रखने नहीं वाले थे। मे बी हु नोज, बट ये तो सोचना पड़ेगा भाई। किसी को कमेंट से पता है क्यों था ऐसा तो बताना जरूर। बट हाँ, ये गलती होती है, एक इजी गोल मिल जाता है मायोर्का का, और यहाँ से फिर वही ना कि चावी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या कर रहे हैं यार हम लोग फालतू का। और गेम भी थोड़ा मुझे लगता है कि बार्सिलोना, फिर जब तुम पहले से यू आर चेजिंग बिहाइंड ना, तो फिर तुम्हारी माइंडसेट थोड़ा अलग हो ही जाता है। बट क्रेडिट टू बार्सिलोना बिकॉज दे वर हेल बेंट ऑन लेवलिंग द स्कोर लाइन राइट फ्रॉम द गेट गो। मैंने एक चीज़ जो और नोटिस करी मैच में वो ये थी, जहाँ पे मैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होऊंगा। रफीना फर्स्टली हैड अ गुड गेम। मैं रफीना की यूजुअली तारीफ नहीं करता हूँ, मुझे लगा आज बहुत अच्छा गेम था उसका, मुझे बहुत मजा आया उसको देखकर। रफीना से मैंने स्पेशली एक चीज़ नोटिस करी थी, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग ऑन द राइट विंग। कितनी बार मैंने उसको देखा कि वो विंग पे जाके एकदम आगे जाके एकदम एंड तक रन बना रहा है, फिर कट बैक कर रहा है बॉक्स के अंदर, जो कि जॉर्डी अल्बा को हमने करते हुए देखा था। ही ट्राइड दैट ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स और अच्छा ट्राई कर रहा था। और जो सेकंड चीज उसने ट्राई करी वो थी
कि राइट विंग से स्टार्ट कर रहा है वो, वहीं से कट इन करता है, सेंटर ऑफ द पिच पे आता है और फिर एक लॉन्ग बॉल डालता है टू जॉ फिलिक्स ऑन द लेफ्ट विंग, जो अंदर रन बना रहा होता है इन बिहाइंड। वो थे कि मुझे थोड़ी मेसी की याद आई। तो मुझे लगा ना रफीना जो जब भी ऐसी लॉन्ग बॉल्स डाल रहा था ना, वो थोड़ी सी उस पर पेस ज़्यादा थी बॉल के अंदर और थोड़ी फ्लैट ज़्यादा थी, एज अपोज टू मेसी जो कि काइंड ऑफ एक लॉब सा करता है बॉल को, जहाँ पे पेस थोड़ी कम होती है और फ्लाइट ज़्यादा होती है, बॉल डिप करती है, राइट, और वो परफेक्ट होता है बिकॉज एकदम पैर पे लैंड करती है वो। यहाँ पे रफीना की ना बॉल जो थी वो थोड़ी आई वुड से 5 फीट दूर प्लेयर से, कि उसको टांग हवा में डालनी पड़ रही है अपनी रोकने के लिए, या फिर वो बॉल मिस ही कर दे रहा ऑलटुगेदर। तो इंटेंट अच्छा था रफीना से, बट मे बी नॉट ऑफ द क्वालिटी ऑफ मेसी ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे अभी उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट आई वॉज हैप्पी टू सी कि ये दोनों चीज़ें वो इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा था। आज के गेम में जो सबसे ज़्यादा डेंजर आया, जो थ्रेट आया, वो राइट विंग से ही आया। लेफ्ट विंग पे उतना थ्रेट मुझे देखने को नहीं मिला था आज। ये होता रहता है। उसके बाद ही रफीनिया जो है फाइनली एक गोल मारता है, और क्या गोल था भाई, क्रेजी गोल। मतलब उसको मतलब बाई चांस रिबाउंड होकर बॉल मिल जाती है और एक टच लेता है बॉल को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आगे, और फिर बॉक्स के बाहर से शूट लेता है, फार पोस्ट पे मारता है। क्रेजी फिनिश बाय हिम। ही इज ऑल्सो गेटिंग अ नैक ऑफ स्कोरिंग गोल समहाउ, मैं नोटिस करा उसको, असिस्टिंग या स्कोरिंग गोल, सो दैट इज ऑल्सो नाइस टू सी। इनफैक्ट दूसरा जो गोल था वो भी असिस्ट लेवेंडोस्की के रो में, रफीना नहीं करा था अल्टीमेटली। सो अच्छा लगा कि वो दोनों गोल्स स्कोर शीट पे था। आई थिंक ही वाज द बेस्ट प्ले फॉर अस ऑन द पिच टुडे इजीली। उसके जस्ट बाद ही एक और चांस मिलता है उसको बहुत क्लियर, जहां पे वो एकदम 1-on-1 हो चुका था गोलकीपर के साथ, रफीनिया को। मतलब और यहाँ पे ना मुझे उसकी पेस देखने को मिली है। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द पेस दैट ही हैड टुडे। कितनी बार जो मैंने बोला ना कि वो विंग्स पे भी जाके कट बैक कर रहा था, दैट वाज प्योरली थैंक्स टू हिज पेस। इस पर्टिकुलर चांस से भी उसको बिकॉज ऑफ हिज पेस उसने एक डिफेंडर को बीट करा, उसके आगे आगे भागते भागते, और एकदम 1v1 सिचुएशन हो गई थी कीपर के साथ, और फिर उसने टिपिकल ब्राजीलियन विंगर वाली हरकत कर दी। एकदम ऐसा कहीं पता नहीं कहाँ मार दी, यूनिवर्स में कहीं मार दी ऊपर ही। दैट वुड हैव बीन एन ईजी लीड फॉर अस अगर हम वहाँ पे मार देते तो, बट चलो उसने एटलीस्ट गोल तो मारा, तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम कि हम गेम में रिलेवेंट थे भी उस टाइम तक। अल्टीमेटली ये होते होते भाई मुझे लग रहा था कि फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, आखिरी के 4-5 मिनट बचे। बट अगर मैं उसके बाद बताऊँ, मैंने इतने नोट्स बनाए इसके लिए। एक और इसके बाद रफीनिया का मोमेंट आता है जहाँ पे रफीनिया दोबारा राइट विंग पे एक रन बनाता है और फिर से कट बैक करता है जॉ फिलिक्स को। जॉ फिलिक्स एक अच्छा शूट भी लेता है, फर्स्ट टाइम शूट लेता है फार पोस्ट पे कीपर के, बट समहाउ सेव हो जाती है। राइट। और यहाँ पे मुझे लगा था कि 2 चांसेस हमारे हो चुके हैं जहाँ पे हम 2-1 कर सकते थे। तो भाई रिदम जो हमारे साथ जा चुकी है। फर्स्ट हाफ के आखिरी के 5-6 मिनट तो हमने तोड़ा हुआ था पूरा, बट तभी जस्ट बिफोर द सेकेंड हाफ, जब फर्स्ट हाफ की विसल होने वाली थी, जब हमारे पास पूरी रिदम थी, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक गोल मायोर्का को मिल जाता है फिर से। बट डू यू थिंक दिस इज अ हैबिट, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ हैबिट नाउ, कि बारसा पूरा डोमिनेट करेगी एंड अगेंस्ट सच टीम्स वो ऐसे काउंटर पे एक गोल खा जाएगी? इज दिस अ थिंग जो कि बारसा काउंटर पे थोड़ी वल्नरेबल हो रही है इस टाइम पे? मैं कहूँगा देखो, आज तक तो मतलब पिछले 4-5 साल से तो वैसे भी वल्नरेबल हो ही रही थी, बिकॉज पीके और लॉन्गले ऐसे डिफेंडर्स थे राइट, जो प्रॉब्लम होता तेज नहीं भागते थे, तो वो बहुत ईजी हो जाता था एक लॉन्ग बॉल डाल के स्ट्राइकर आपको ओवरकम कर ले चेस करके। आज के टाइम पे वो चीज़ हमने इनफैक्ट लास्ट सीजन तो हमने बहुत कम देखा था वो होते हुए, बिकॉज अब हमारे पास डिफेंडर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आई थिंक अभी अराहो जो इंजरी से आया है तो वो अभी एकदम फुली फिट नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा मार्टिनेस के साथ था, इनफैक्ट मैं सेकंड गोल बताऊँ उसमें एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हुई है। अराहो और मार्टिनेस के बीच में से स्ट्राइकर निकल गया यार, उसने फिनिश अच्छी करी, मैं मानता हूँ लेट के फिनिश कर दी एंड में, बट डिफेंडिंग बहुत पुअर थी। राइट। तो वही ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी। अराहो भी इंजरी से आया, ही इज नॉट एट हिज ए गेम, तो मुझे समझ में आता है क्यों हो सकता है ये पॉसिबली। और अभी हमने पिछले 2 गेम्स में होते हुए देखा रिसेंटली, इसलिए शायद हमारे दिमाग में बैठ गया कि क्या ये दोबारा प्रॉब्लम आ गई है। बट आई वोंट लुक टू मच इनटू इट। आई बिलीव जब ये सारे प्लेयर्स फिट हो जाएंगे दोबारा 100% पे आ जाएंगे गेम टाइम में, तो वो चीज़ हट जानी चाहिए मोस्ट लाइकली। आई थिंक हमारे डिफेंस जो है उसमें काफ़ी पेस आ चुकी है, काफ़ी यंग लेग्स हैं टू अवॉइड सच सिनारियोज, तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। बट हाँ, करेंटली ये 1-2 मैच से हमें देखने को मिल रहा है फॉर श्योर। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म होता है और 2-1 का स्कोर लाइन हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड हाफ पे हम लोग आते हैं। चावी वंस अगेन कुछ पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशंस करता है, जैसे हमने पिछले मैच में देखा था। पहली बात तो लेवेंडोस्की आ जाता है फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ शुरू होने के 5-6 मिनट बाद ही, 10 मिनट बाद ही आ जाता है वो, and he replaces Ferran Torres. Ferran Torres, I would say, did not have a great game today. Is this because striker position पे start कराया गया था? हो सकता है, but मुझे बहुत ज़्यादा दिखा नहीं, मतलब उससे ज़्यादा थ्रेटनिंग मुझे Felix once again बॉक्स में लग रहा था. He was more involved. So he did not really have a good game. I think a clever substitution by Xavi as well.
मैं जो 2 सब्स्टिट्यूशंस जो थे जो कि काइंड ऑफ गेम चेंजर थे फॉर बार्सिलोना, वो थे पहली बात तो यमाल का आना, लमीन यमाल का आना. ही केम इन प्लेस ऑफ जॉ फिलिक्स और अपना रोमेयो को हटा के फर्मिन लोपेज को ले आते हैं. फर्मिन लोपेज इनको नहीं पता, एक नया प्लेयर आया बार्सिलोना में, एक नया मिडफील्डर है. इन 2 बंदों ने ना गेम चेंज करा है भाई, इन माई ओपिनियन. लेवेंडोस्की तो ऑफ कोर्स वो इन्फ्लुएंस लेके आते ही है, बट ये दोनों बंदे अलग से दिख रहे थे फील्ड पे. एंड आई टेल यू भाई, सेकंड गोल में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब यहाँ पे ना एक बहुत ही पेक्यूलर चीज़ मैंने देखी चावी से. इससे पहले ना बहुत सिंपल 4-3-3 के टैक्टिक्स थे, सिंपल फॉर्मेशन थी. अब यहाँ पे क्या हुआ, रफीनिया और यमाल दोनों राइट विंग पे तो खेल नहीं सकते, तो इसने क्या करा, लेवेंडोस्की स्ट्राइकर था, यमाल राइट विंग पे था, रफीनिया को ना कहीं बीच में रख दिया, सेकंड स्ट्राइकर के टाइप ऑफ रोल पे रख दिया ऑन द राइट ऑफ लेवेंडोस्की. और लेफ्ट साइड पे क्योंकि विंग पूरा खाली था तो बाल्डे आया हुआ था वहाँ पे एज ए लेफ्ट विंगर बन के, एकदम ऊपर चढ़ा हुआ था. अब इसके चलते हुए क्या हुआ कि भाई आपके पास पीछे तो फिर से 2 ही डिफेंडर बचे क्योंकि कैंसलो भी ऊपर चढ़ता है. तो अब इसने क्या करा यार कि यमाल को बोला कि तू विंग पे स्टिक कर एकदम, और बाल्टे को बोला तू भी एकदम विंग पे स्टिक कर. बीच में लेवेंडोस्की और रफीनिया खेल रहे थे. कैंसेलो को ना थोड़ा सा काइंड ऑफ एक थर्ड सेंटर बैक सा बनाया, और वो ऊपर जब भी जा रहा था तो विंग पे नहीं जा रहा था, वो एज एन इंटीरियर आगे जा रहा था, मिडफील्ड में जा रहा था, थोड़ा अंदर की तरफ खेल रहा था एज अपोज टू गोइंग आउटराइट ऑन द विंग्स. वो जॉब अब यमाल को दे दी गई थी, और बाल्डे वहां पे लगा हुआ था पूरा उस एंड से. तो यहाँ पे आई थिंक एक इंप्रेसिव टैक्टिक था, बिकॉज इससे हमारी अटैकिंग प्रोग्रेस काफी बढ़ गई थी. लिटरली 4 लोग आगे थे और फर्मिन लोपेज भी एकदम पूरे रन बनाए जा रहा था आगे. गुंडोगान वुड कम बैक अ बिट टू सपोर्ट द डिफेंस, बट फर्मिन लोपेज के पास पूरी फ्रीडम थी कि वो आगे जाए. ये चल रहा होता गेम, यहाँ से बार्सिलोना डोमिनेट करना शुरू करती है दोबारा. काइंड ऑफ वाइब्स आ रही थी कि क्या हम कम बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. यहाँ पे मैं देखता हूँ जो सेकंड गोल था, दैट वाज अ पीस ऑफ आर्ट भाई. वंस अगेन आई थिंक ये गोल है ना, मुझे सेल्टा विगो का जो सेकंड गोल था जहाँ पे हम देखते हैं कि रफीनिया ने जॉ कैंसेलो को एक थ्रू बॉल डाली थी और फिर उसने कट बैक करा, फर्स्ट टच पे लेवेंडोस्की ने गोल मारा था. काइंड ऑफ सेम सा यहाँ पे हमें देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे यमाल जो है वो दोबारा रफीनिया को डालता है इस बार थ्रू बॉल, रफीनिया फिर से कट बैक करता है, लेवेंडोस्की डमी कर देता है, फेक कर देता है, और पीछे फर्मिन लोपेज खड़ा होता है जो कि फर्स्ट टच पे दोबारा गोल मार देता है. थोड़ा बारसा गोल ही होता है, टिपिकल बारसा गोल था, बहुत बढ़िया गोल था. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद इट. एक और इससे पहले जो मोमेंट आता है जहाँ पे हम लोग एक गोल ले सकते थे, वो था जब लमीन यमाल इसका तो नाम इतना कंफ्यूजिंग है, टंग ट्विस्टर टाइप का. लमीन यमाल जो है वो जाता है पेनल्टी बॉक्स के अंदर. लमीन यमाल वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिम. वो जो है बॉक्स के अंदर जाता है, काइंड ऑफ एक क्रॉस डालने के लिए जा रहा होता है बॉल को, बट एक टैकल पड़ता है और वो काइंड ऑफ एक एक्टिंग करता है गिरने का, बिकॉज हम देखते हैं कॉन्टैक्ट हुआ था जिसपे ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा था कि पेनल्टी है, बट वार में चेक होता है फिर तो पता चलता है कि कॉन्टैक्ट था ही नहीं है, तो बहुत हार्डली कुछ था. तो आई थिंक उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, वो राइट डिसीजन था. एज अ बार्सा फैन आई एम सेइंग कि वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी. बट उसके अलावा जब हमने वो सेकंड गोल मारा, मुझे लग रहा था कि शायद हम लोग कम बैक कर सकते हैं, देयर वाज अ चांस फॉर इट. बट अल्टीमेटली यार वही था कि वी काइंड ऑफ कुड नॉट फाइंड दैट फाइनल शूट इन माय ओपिनियन. हमने आखिरी के 10-15 मिनट भी डोमिनेट करा हुआ था पूरा. हमें इनफैक्ट 7 मिनट का इंजरी टाइम भी मिला था आफ्टर द 90 मिनट्स ऑफ द नॉर्मल गेम टाइम. बट स्टिल हम लोग को वो जो फाइनल पास इन द फाइनल थर्ड होता है और फिर जो कन्वर्जन होता है वो हम संभव नहीं कर पाए. तो how would you rate Barca's performance though? You saw a bit of it. I think वैसा टाइप का ही गेम था. एंड जो फॉर्मेशन थी, जब मैं लाइनअप्स का थोड़ा नोट बना रहा था, मुझे तभी लगने लग गया था कि ये फिर से वैसा टाइप का गेम होने वाला है जैसा सेल्टा विगो के अगेंस्ट था, जो कि टीम एकदम पीछे बैठेगी और काउंटर पे गोल मार देगी. तो ये काउंटर पे गोल खाने वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा कंसर्निंग लग रहा था. एंड एज यू राइटली एक्सप्लेन्ड कि इस टाइम पे हो रहा है, बट आगे जाके इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. सो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ होगी अगर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बनती. ओवरऑल आई डू थिंक ये थोड़े वैसा टाइप का गेम था कि जो ड्रॉ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे. क्योंकि आई वुड नॉट से कि बारसा गोल मारेगी नहीं मारेगी, मुझे पता था कि ड्रॉ होने के बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसे मैचेस में जब बड़ी टीम्स होती हैं एंड गिवन की जो स्टार्टिंग 11 थी वो भी उतनी एकदम प्रॉपर नहीं थी बारसा की, फॉर श्योर. तो मुझे लग रहा था कि ड्रॉ होने के चांसेस है. तो फॉर मी इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ सरप्राइज. बट हाँ, कम बैक होने के चांसेस थे जब उन्हें 2-2 कर दिया था. तब मुझे वाइब आ रही थी कि भाई क्या पता है फिर से कम बैक कर ले. नहीं होता. मुझे तो लास्ट मैच में भी ये लगा था कि ये कम बैक हुआ तो है, बट इट वोंट बिकम अ हैबिट. ये कम बैक्स हो जाते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हर मैच में होते रहते हैं. मड्रिड के तो काफी मैचेस में होते हैं. मैं तब भी सारे मड्रिड फैंस को ये कहता हूँ कि डोंट रिलाई ऑन दीज थिंग्स. इट्स नॉट लाइक ये हर बार हो जाएगा, जो कि फिर हमने देख लिया. मड्रिड डर्बी में दिख गया हमें, जब पीटा गया हमें तो हमें समझ में आ गई वो चीज़. तो ये जो कमबैक है, इस चीज़ पर रिलाई हमें करना ही नहीं चाहिए.
एंड बारसा आई थिंक इस चीज़ से सीखेगी अल्टीमेटली. एंड एक जो चीज़ मुझे पूछनी है कि गुंडोगान की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं इस सीजन, आर यू हैप्पी विद देम या यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम? A bit more from him, of course, because जैसे हमने उसको सिटी में खेलते हुए देखा है, you would want, you know, that version of Gundogan. But at the same time, we have to be very cautious about the fact कि वो अभी एक नए क्लब में आया है. I know Barca is the most similar club to Manchester City in terms of philosophy, but still यार एक नए क्लब में, एक नई टीम में जहाँ पे उसके टीममेट्स पॉसिबली उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे उसके मैनचेस्टर सिटी के टीममेट्स हुआ करते थे. तो थोड़ा बहुत यार फॉर्मेशन भी एकदम अलग है, सिस्टम एकदम अलग है, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है. अभी हार्डली कितने 5-6 मैचेस ही तो हैं. इट्स जस्ट द बिगिनिंग यार. आई थिंक वी हैव टू बी पेशेंट विद हिम एज वेल. ओके. बट एक प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो ये है कि यार जो हमें लीड गिफ्ट करी गई थी आफ्टर द मैड्रिड डर्बी, वो हमने दोबारा गवा दी. एग्जैक्टली. बिकॉज अब हम 4 पॉइंट लूज कर चुके हैं इन ऑल आवर गेम्स इन ला लीगा, और मैड्रिड अभी 3 ही पॉइंट लूज कर रही है. 2 पॉइंट पीछे अभी मैड्रिड. 2 पॉइंट पीछे. हाँ राइट. मतलब अभी ओवरऑल उसने सिर्फ 3 ही पॉइंट लूज करे इन द मैड्रिड गेम, मैड्रिड डर्बी में. तो अब अगर जीतेंगे तो फिर वो लीड पे आ जाएंगे दोबारा. एग्जैक्टली. तो वो हमने थोड़ा जो गिफ्ट मिला था हमने वो वापस दे दिया कि नहीं भाई आप ही रखो. हम कैसे. और क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं तो मैड्रिड की बात करते हैं, बिकॉज मैड्रिड का मैच अब होने वाला है आज रात को. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सा फैंस एज वेल. आई थिंक सब लोग ट्रैक रखेंगे इस चीज़ का भी जितनी बार्सा फैंस है, बिकॉज वो जीतेंगे तो हम दोबारा नीचे हो जाएंगे. सो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मैच से, क्या प्रीव्यू होगा? ओके, तो मैड्रिड का मैच है ला पाल्मा के साथ. वो भी इसी सीजन वापस आई है. आई नो पहले भी आ चुकी ला लीगा में, बट इस सीजन वापस प्रमोट होके आई है. सो नेचुरली बहुत बड़ा गेम है नहीं. ला पाल्मा इज नॉट दैट टीम जो कि लो ब्लॉक मेंटेन करके रखती है. सो कंसिडरेबली मतलब कंपैरेटिवली हमारे लिए अटैक करना थोड़ा आसान होना चाहिए. तो वी वोंट सी दैट काइंड ऑफ अ गेम जो कि बहुत बोरिंग सा होगा, जो कि एकदम अपने बॉक्स में रखे रहेंगे. वो भी अटैक करने आएंगे. सो डिफेंस के लिए हमारे ये थोड़ा गेम होगा जहाँ पे वो वापस स्टेप अप कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस वापस रीगेन कर सकते हैं. कुछ जो फैक्ट्स हैं जो कि रियल मैड्रिड के फेवर में बहुत हेविली जाते हैं. एक तो रियल मैड्रिड 2001 के बाद से एक बार भी इनसे मैच हारी नहीं है. सॉरी, जीती कहने वाला था, हारी नहीं है. बर्डेमाओ में वो अपनी हिस्ट्री में आज तक एक बार भी इनसे मैच नहीं हारे. ड्रॉ हुआ है. ड्रॉ तो हुआ है ऑब्वियसली. मतलब ड्रॉ तो मुझे ड्रॉ चलेगा. हाँ मतलब कायदे से तो चलेगा ही, बट हारे नहीं है आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री में बर्नेबाओ में. सो ये चीज़ हमारे फेवर में है. ला पाल्मा की अगर हम लोग स्टैट्स की बात करें, इस सीज़न वो सिर्फ एक ही मैच जीते हैं, 7 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं. तो उनके लिए भी थोड़ा कंसर्निंग होगा, क्योंकि वो लोग तो अल्टीमेटली आई थिंक रेलीगेशन बैटल में ही जाने वाले हैं. तो रेलीगेशन फाइट करने के लिए दे वुड वांट टू विन अगेंस्ट रियल मैड्रिड. एक और चीज़ जो है, इस टाइम पे रियल मैड्रिड जो है वो 15 पॉइंट पे है, बार्सिलोना 16 पॉइंट पे है और जिरोना 16 पॉइंट्स पे. नाउ जिरोना का मैच भी कल होना है, रियल मैड्रिड का सॉरी आज होगा ना अब तो. हाँ, हम पॉडकास्ट रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं. जिरोना का मैच भी अभी होना है, रियल मैड्रिड का मैच भी अभी होना है. सो अगर दोनों अपना मैच जीत जाते हैं तो बार्सा 3rd पे आ जाएगी, रियल मैड्रिड 2nd पे जाएगी और जिरोना 1st पे जाएगी. सरप्राइजिंग स्टार्ट फ्रॉम जिरोना भाई. उनका सीजन भी काफी अच्छा जा रहा है. ये हर सीजन में ला लीगा में एक टीम निकल के आती है जो स्टार्टिंग में अच्छा कर रही होती है. Exactly. कभी सोसिएडाड होती है, कभी सेविया होती है. आई रिमेंबर एक ग्रेनाडा करके टीम थी जो 1920 सीजन में स्टार्टिंग में अच्छा कर रही थी बहुत ज्यादा. तो ये हमेशा देखने को मिलता है. एग्जैक्टली. बट एक अच्छी चीज़ ये है कि सैटरडे को जो मैच होगा रियल मैड्रिड का वो होना है जिरोना से ही. सो उनके पास तब एक मौका होगा, अगर कल आज दोनों टीम जीत जाती हैं तो रियल मैड्रिड के पास मौका होगा सैटरडे को कि वो वापस टॉप ऑफ द टेबल जा सकते हैं. सो बार्सिलोना आई थिंक दोनों मैचेस का ही ट्रैक रखेगी एंड दे वुड आल्सो वांट टू विन देयर नेक्स्ट मैच ताकि वो compete कर सके. एंड रियल मैड्रिड के लिए मैंने कहा है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू विन द ला लीगा, बट एट द सेम टाइम आपको फाइट तो देनी है. यू हैव टू मेक इट टफ फॉर योर राइवल्स. चाहे बार्सिलोना अल्टीमेटली जीत जाए, बट आपको एक फाइट देनी पड़ेगी. तो उनके लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे पॉजिटिव्स होने वाले हैं इस मैच में, और एक नेगेटिव भी होगा. पॉजिटिव ये है भाई कि विनीशियस और कार्वाहाल दोनों वापस आ चुके हैं. विनीशियस हमारा मेन मैन है, जो कि आई वुड से कि सीजन के एंड होते होते हमारा टॉप गोल स्कोरर भी वही होगा. एंड इतने वो बेलिंगम को ओवरटेक कर लेगा. भगवान टैपन्स बहुत ज़्यादा दे रहा है बेलिंगम को. नहीं कर लेगा. एंड एक चीज़ जो अच्छी है कि हमारा जो क्रिएटिव आउटपुट था फॉरवर्ड्स में वो चीज़ बेटर हो जाएगी. आई डोंट थिंक विनीशियस स्टार्ट करने वाला है, बट ऑफ द बेंच वो पक्का आएगा इस मैच में. सो क्रिएटिव एस्पेक्ट भी बढ़ेगा एंड गोल स्कोरिंग एस्पेक्ट भी बढ़ेगा ही हमारा. तो रॉड्रिगो एंड होजेलू को मैं एक्सपेक्ट करूँगा स्टार्ट करना, बट आई वुड वांट कि विनीशियस वापस आए. एट द राइट बैक पोजीशन आई वुड से कि कार्वाहाल प्रॉब्ली शायद स्टार्ट करे एंड वास्कोस बैठ जाए, क्योंकि कार्वाहाल को इतनी कुछ मेजर इंजरी नहीं हुई थी. विनीशियस तो ऑलमोस्ट 1 महीने से बाहर था, तो विनीशियस का सेंस भी नहीं बनता कि वो डायरेक्टली आके स्टार्ट करे. एक जो नेगेटिव है जिसपे बार्सा फैंस काफी ट्रोल करेंगे वो ये है कि अर्दा गुलर फिर से इंजर हो गया. अब वो तीन हफ्ते के लिए वापस लग चुकी है. इज ही द न्यू ईडन हज़ार्ड भाई? मैं तो वही कहूँगा जो मैंने पिछली बार भी कहा था, एक मीम था
जिसमें हाँ डेम्बेले और हजार्ड के लिए कहा गया था कि भाई देखो तुम लोग इनको गाली देते रहते हो, बट ये क्या पता ऐसा हो कि इन्होंने सारी इंजरीज हमारे क्लब की एब्जॉर्ब कर ली हो खुद के Exactly, ऊपर। हाँ तो भाई हो सकता है, अब ईडन हजार्ड जा चुका है तो कर्स आने वाला सब आ लोगों के सकता है। ऊपर। तो अर्धा गुलर को हमें फिर से थोड़ा और वेट करना पड़ेगा उसका मैजिक देखने के लिए। वैसे अर्दा गुलर का आएगा तो कहाँ स्टार्ट करेगा? ये आई थिंक राइट विंग पोजीशन पे स्टार्ट कर सकता है क्योंकि वो फेनरबाचे में राइट विंग पोजीशन पे ही खेला था। आई वुड होप कि कार्लो एंसेलोटी फाइनली 4-3-3 पे स्टिक करे और फिर देन अर्दा गुलर कैन प्ले देयर, क्योंकि बेलिंगम तो इन नो वे ही कैन बी बेंच्ड। व्हाट अबाउट ब्राहिम डियाज? उसके लिए थोड़ा वो होगा, सैड होगा, बट आई थिंक सारे मड्रिड फैंस एंड एंसेलोटी ने भी इतना बोला है, प्लस ही हैज़ द बैकिंग ऑफ सीनियर प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि क्रूज ने भी बोला है, ये मॉड्रिच ने भी बोला है कि अर्दा गुलर हैज़ दैट मेंटालिटी, लर्नर्स मेंटालिटी, जो कि वो सीखना चाहता है। तो आई थिंक वो थोड़ा फैन फेवरेट भी बन चुका है इस टाइम पे, एंड जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे भी सीनियर्स चाहते हैं, एंसेलोटी भी प्रोबब्ली चाहेगा। तो आई थिंक अर्दा गुलर को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट करना व्हेन ही कम्स बैक। तो ब्राहिम डियाज का करियर ओवर? हाँ, उसका करियर ओवर। बेचारा भाई क्या जरूरत थी छोड़ने की, जबकि परफॉर्म करता भी है यार, बट इट्स जस्ट दैट। अभी मैं उस पर आता हूँ, अपना जो प्रेडिक्टेड लाइनअप जो निकला हुआ है ऑलरेडी, जो कि काफ़ी वायरल जा रहा है इस टाइम पे, क्या मेरे को प्रॉब्लम क्या उस लाइनअप से, 4-4-3-1-2 फॉर्मेशन ही होने वाला है अल्टीमेटली, जो कि 4-1-2-1-2 भी कह सकते हैं उस चीज़ को। वही सेम बात है, डायमंड होगा बेसिकली। हाँ, वास्क्वेज, रूडिगर, नाचो और मेंडी। दिस मीन्स कि आलबा जो है वो बेंच होने वाला है, विच आई थिंक कि इज टोटली फेयर। जिस टाइप की लास्ट मैच, हाँ, जो परफॉर्मेंस दिया आपने उसके बाद आप स्टार्ट तो नहीं कर सकते, आपको थोड़ी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी। मेंडी स्टार्ट करने वाला है फ्रैन गार्सिया की जगह। ना मुझे प्रॉब्लम ये है अगर आपको इतना कंजर्वेटिव खिलाना था, क्योंकि मेंडी इज ऑब्वियसली उसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सीनियर प्लेयर है। अगर आपको ये ट्रस्ट दिखाना था तो आपको एथलेटिको मैड्रिड में दिखाना चाहिए था। ऐसी टीम के अगेंस्ट आपको फ्रैन गार्सिया स्टार्ट कराना चाहिए ताकि वो कुछ कंट्रीब्यूट करे और कॉन्फिडेंस ले सके। वी नो इस टाइम पे फ्रैन गार्सिया बहुत ज़्यादा यंग है, सो ऐसे टाइप के मैचेस में इफ़ ही परफॉर्म्स तो उसका जो है कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आई वुड वांट कि अल्टीमेटली मेंडी स्टार्ट ना करे एंड फ्रैन गार्सिया स्टार्ट करे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग आगे जाके भी उससे स्टार्ट कराने वाले हैं। 3 की बात करते हैं, वैल्वर्दे, चुआमेनी एंड क्रूज। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो मॉड्रिच स्टार्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट ये चीज़ मैं इस चीज़ पे मेंटेन करके रखूंगा अपना कि क्रूज एंड मॉड्रिच कांट स्टार्ट मैचेस टुगेदर नाउ। ओके, वी कांट एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट मैचेस टुगेदर, क्योंकि आई नो वो कंट्रोल ला के देते हैं, वो पॉइज ला के देते हैं गेम में, बट द थिंग इज कि वो डिफेंसिवली बहुत वल्नरेबल छोड़ देते हैं रियल मैड्रिड को, क्योंकि वो उस टाइप की इंटेंसिटी। क्रूज इज जस्ट 33 चलो। हाँ, बट मतलब क्रूज हैज नेवर बीन दैट गाय जो कि एकदम पागलों की तरह भागेगा, वैसा टाइप का प्लेयर रहा नहीं है वो कभी भी। इट्स जस्ट दैट कि वो क्रूज, मॉड्रिच, कैसिमेरो जब था ना तो वो अकेले संभालता था, बहुत बड़ा वो था। हाँ, तो इस टाइम पे मैं चाहूंगा कि या तो मॉड्रिच स्टार्ट करे या क्रूज स्टार्ट करे, दोनों साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर क्रूज भी स्टार्ट कर रहा है क्योंकि उसके लास्ट मैच में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। सो चुआमेनी का भी स्टार्ट करना आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास एक भी सीडीएम है नहीं, सिर्फ चुआमेनी है, तो आप डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड प्ले क्रूज एज सीडीएम, क्योंकि वो काम स्टार्ट करा रहे चुआमेनी को इतने टाइम से। नहीं, स्टार्ट तो कर रहे, सीजन वो स्टार्ट कर रहा है पूरा। इट्स जस्ट दैट कि लास्ट मैच में स्टार्ट नहीं करा था, जो कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि आपका बेस्ट मैच वही था, जो सबसे मैटर करने वाला मैच था वो यही था। और एथलेटिको मैड्रिड वी नो कि कितना फिजिकल हो जाती है वो टीम, एंड काउंटर पे खेलने वाली थी, तो इट मेड ऑल द सेंस। एंड बाद में एथलेटिको ने आके इस चीज़ का ब्लेम भी लिया कि आज जो चीज़ हम लोग हारे वो मेरे पे ब्लेम है। अच्छा, तो उसने खुद बोला ये चीज़। तो अब चुआमेनी स्टार्ट करा, आई वुड होप कि वो सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में स्टार्ट करे। मुझे लगता है इस टाइम पे एंसेलोटी थोड़ा उस चीज़ में फंसा हुआ है कि क्रूज एंड मॉड्रिच जो है ये दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, तो इन दोनों को हमें बिग मैचेस में स्टार्ट कराना पड़ेगा। आई थिंक वो थोड़े उस चीज़ में फंसा हुआ है, एंड उस चीज़ से आपको अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि गॉन आर दोस डेज जब वो दोनों साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिलाई ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस भाई। हाँ, मेक सेंस। बट आई थिंक 2023 में इस सीजन स्पेसिफिकली यू कांट हैव क्रूज एंड मॉड्रिच एज योर स्टार्टर्स। ये चीज़ आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे ठीक है, बेलिंगम जो है वो हमारा कैम पोजीशन में होने वाला है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर नहीं सकता उस चीज़ को। आगे रॉड्रिगो और होजेलू होने वाले हैं, यहाँ पे भी आई वोंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने विनीशियस स्टार्ट नहीं करेगा। नहीं, अभी तो मैंने बोला विनीशियस स्टार्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो 1 महीने बाद इंजरी से आ रहा है, तो आई वुड नॉट वांट टू रिस्क हिम। तो वो ऑफ द बेंच आए, चाहे नेक्स्ट हाफ में आए सीधा, तो मैं वही चाहूँगा कि वो नेक्स्ट हाफ में सीधा आए एंड रॉड्रिगो एंड होजेलू साथ में स्टार्ट करें। तो जो प्रेडिक्टेड लाइनअप है, मेरा बस 2 चीज़ें में प्रॉब्लम है। एक तो है कि आपका जो लेफ्ट बैक में मेंडी स्टार्ट करा उसकी जगह फ्रैन गार्सिया स्टार्ट कराओ, एंड एक जो है
वो ये है कि आप विनीशियस कह रहा हूँ सॉरी, मॉड्रिच और क्रूज को दोनों स्टार्ट ना करो। एक जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकता हूँ जो कि मुझे लगता है कार्लो एंसेलोटी थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा उस चीज़ पे, वो ये है कि आप फॉर्मेशन चेंज करो। जो मैंने 2-3 पॉडकास्ट से कहा है कि आप 4-3-3 पे स्टिक करो। ब्राहिम डियाज क्यों नहीं खिला रहे यार? अभी हम उसकी बात कर रहे थे। ब्राहिम डियाज जब आपको लास्ट मैच जब उसने वो लेके आया तो उसने एक अटैकिंग थ्रेट दिया ना आपको, तो आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? कब तक वो पीछे बैठा रहेगा? What could be the reason? मुझे यही लगता है कि या तो वो बस दिमाग में टिका चुका है कि मेरे को यही फॉर्मेशन के साथ अब स्टिक करना है। पर क्यों, जब लास्ट हमने इससे पहले पिछले 2 सीजन में कभी नहीं देखा एंसेलोटी को कि ये फॉर्मेशन यूज करे। एग्जैक्टली। आई थिंक ये थोड़े लैक ऑफ ऑप्शंस के वजह से वो कर रहा है। मे बी ब्राहिम डियाज पे क्या लैक ऑफ ऑप्शंस है? अगर है तो विंगर्स हैं तो आपके पास, अब खिला नहीं रहे उनको। क्योंकि ब्राहिम डियाज भी एकदम ट्रेडिशनल विंगर नहीं है ना, वो खेल लेता है एकदम ही विंगर ना रखने से बेटर तो रखो ना, कुछ तो रखो। वही तभी मुझे लगता है कि एंसेलोटी पे ब्लेम आएगा ही आएगा अल्टीमेटली। मतलब आप बोर्ड पे ब्लेम करो, आप प्लेयर्स पे ब्लेम करो, बट अ मेजर चंक ऑफ द ब्लेम हैज टू बी टेकन बाय एंसेलोटी एज वेल। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर एक बंदा परफॉर्म भी कर रहा है, बंदा यंग भी है, वो मिनट्स भी ला के दे सकता है आपको, वो मेहनत भी कर सकता है, तो आई थिंक एक ही रीज़न है जिसके वजह से वो स्टार्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ कि ट्रस्ट इशूज़ हैं उसको, एंसेलोटी को। सो वो कब ओवरकम करेगा उस चीज़ को और कब वो वापस 4-3-3 फॉर्मेशन पे स्टिक करेगा, नो वन नोज इस टाइम पे। मे बी विनीशियस जब वापस आ जाए तो वी कैन सी विनीशियस, होजेलू एंड रोड्रिगो। ऑल्दो होजेलू नाउ विल स्टार्ट एवरी मैच नाउ। भाई आई होप, मतलब मुझे लगता है करना पड़ेगा। आई होप पे उतरना पड़ेगा। हाँ वही, क्योंकि इससे पहले तक मैं ये मेंटेन कर रहा था कि ही शुड नॉट बी अ स्टार्टर, बट हमें एक स्ट्राइकर प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अभी हमने बात करा कि ब्राहिम डियाज के लिए कहा कि कुछ ना से बेटर तो कुछ तो है, वैसे ही स्ट्राइकर पोजीशन पे भी है। आप स्ट्राइकर खिलाओ ही ना, इससे अच्छा है कि जो भी बंदा जैसे भी स्ट्राइकर है खिलाओ उसे। सो आई वुड वांट कि होजेलू स्टार्ट करे, एंड जब विनीशियस प्रॉपर्ली फिट हो जाए तो वी कैन सी दैट ट्रियो इन फ्रंट, विनीशियस, होजेलू एंड रोड्रिगो। तो ये हो हमारा मड्रिड प्रीव्यू भाई। आई वुड से कि बर्नेबा में मैच है, एक थंपिंग विक्ट्री होनी चाहिए कायदे से। तो थंपिंग विक्ट्री भाई, आई वुड होप यार, एक 15th प्लेस पर टीम बैठी है, आप उससे भी थंपिंग विक्ट्री नहीं लोगे तो क्या करोगे? व्हाट इज थंपिंग विक्ट्री फॉर यू? 3-0। चलो ठीक है। आई वुड वांट कि हम लोग क्लीन शीट मेंटेन करें, क्योंकि हमारा डिफेंस काफी ज्यादा गंदा रहा है इस सीजन। तो आई वुड वांट कि क्लीन शीट मेंटेन करें, एंड देन वी कैन से कि एक थोड़ी थंपिंग विक्ट्री आए जिसमें हम लोग थोड़ा बिल्डअप कर सकें, क्योंकि लास्ट मैच तो भाई काफी ह्यूमिलेशन था हमारे लिए। भाई ड्रॉ होता तो मैं तो पार्टी करूंगा भाई, पार्टी कैश ड्रॉ हो जाए भाई, क्या करना है देखते हैं चलो जो भी होता है। एन इवेंटफुल वीकेंड वेटिंग फॉर ऑल द ला लीगा फैंस, उसके बाद यूसीएल भी आना है। बट अब आते हैं क्रिकेट के सेगमेंट पे, बिकॉज यहाँ से असली फाइट शुरू होने वाली है फॉर द वर्ल्ड कप। एज आई सेड बिफोर, अब से सारे पॉडकास्ट जो होंगे हमारे वो क्रिकेट के सेगमेंट में वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करेंगे। द अल्टीमेट बैटल इज नाउ अबाउट टू बिगिन। हर वर्ल्ड कप के जो सेगमेंट्स होने वाले हैं हमारे, अंटिल आई थिंक 5 अक्टूबर जब वर्ल्ड कप एक्चुअली शुरू हो जाएगा, राइट, तब से तो हम मैचेस को एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ नई चीज़ों को एनालाइज करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट इंडिया कहाँ स्टैंड करती है। अगला जो पॉडकास्ट होगा फ्राइडे को आएगा, तब तक आई थिंक हर टीम की ऑफिशियल स्क्वाड भी आ चुकी होगी। हाँ। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो आई थिंक हम लोग प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे हर कंट्री के स्क्वाड का। बट आज के पॉडकास्ट के ना मैंने थोड़ा एक स्पेशल टॉपिक सोचा था, बिकॉज अब हम यहाँ से एक्चुअली में एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं कि इंडिया कैसे जीत सकती है वर्ल्ड कप, क्या क्या ब्लॉक्स आएंगे उनके सामने, उनके रास्ते में क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं। तो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट दिस जर्नी दैन टू एनालाइज कि इनके क्या क्या गेम्स होने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे उनको जीता जा सकता है। ओके अभी इस सेगमेंट में हम लोग आज क्रिकेट के ऊपर यही फोकस करने वाले हैं पूरा। वर्ल्ड कप में 9 गेम्स खेलेगी इंडिया लीग मैचेस में, बिकॉज इस बार 10 टीम्स खेल रही है वर्ल्ड कप में लोग। तो जिनको नहीं पता है कि सारी की सारी 10 टीम्स एक ही ग्रुप में, राउंड रॉबिन है, इसको राउंड रॉबिन फॉर्मेट कहा जाता है, जहाँ पे हर टीम को हर टीम से एक मैच खेलना पड़ेगा। अगर 10 टीम्स हैं एक ही ग्रुप के अंदर तो मतलब हर टीम को 9 मैचेस खेलने पड़ेंगे, बिकॉज 10वीं टीम तो खुद ही होगी। तो जब ये 9 मैचेस खत्म हो जाएंगे, इसके बाद जो टॉप 4 टीम बचेंगी पॉइंट्स के बेसिस पे, वो सेमीज में जाएंगी। तो इंडिया को 9 टीम से 9 मैचेस खेलने होंगे, 1 गेम ईच। इन सारे मैचेस को हम लोग जरा एनालाइज करते हैं, कैसे किस मैच में क्या लाइनअप रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पूरा मैं आपको वेन्यू भी बताता रहूँगा, फिक्सचर्स भी बताता रहूँगा, आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी याद रखने की कि भाई कौन से दिन कहाँ मैच होने वाला है, कहाँ की टिकट लेनी है, तो कहाँ टिकट लेनी है, अपना कैलेंडर कैसे बुक करना है, सब आप प्रिपेयर कर सकते हो इस राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम जो कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। स्टार्ट ही मतलब एकदम पीक पे हो रहा है, और ये होने वाला है 8 अक्टूबर को। पहला मैच है हमारा, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 8 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच है। और ये मैच होने वाला है चेन्नई में भाई।
अब चेन्नई का चलो लेट्स आस्क यू, तुम्हें पता है कैसा वहाँ पे पिच की कंडीशंस होती हैं यूजुअली? आई डोंट रिमेम्बर एकदम सही तरीके से, आईपीएल देखा तो था मैंने। आई थिंक बॉलिंग फ्रेंडली होती है। हाँ, स्पिन फ्रेंडली होती है। मतलब वहाँ पे स्पेशली इन टेस्ट मैचेस थोड़ा सा रैंक टर्नर टाइप का मिलता है। अश्विन वहीं का रहने वाला है, तो समझ जाओ। राइट। और ओडीआईज में भी पिच थोड़ी स्लो एक्ट करती है। तो मैंने ना क्या करा है, हर मैच के लिए मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए। पहली बात तो कि पिच कैसा बिहेव करेगी, कितना टारगेट हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके ऊपर, फिर इंडिया को कैसी लाइनअप रखनी चाहिए, और बाकी जो हमारी ओपोनेंट टीम है उसके लिए क्या ये मैच आसान होगा या मुश्किल होगा। तो इन पैरामीटर्स से मैंने हर फिक्सचर को जज करा थोड़ा सा। तो अगर मैं पहले फिक्सचर की बात करूँ फॉर ऑस्ट्रेलिया, पहली बात तो भाई चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओडीआईज खेले आज तक, जो चेन्नई का स्टेडियम है। यहाँ पे वो 5 बार जीते हैं। ओके, सिर्फ एक ही बार हारे हैं। हाँ, तुम्हारा स्टार्ट ही इतना वैसा टाइप का होने वाला है। ऑल्दो इसमें इंडिया के अगेंस्ट 3 खेले 6 में से, उसमें से भी 2 जीते और 1 हारी है। तो इंडिया के ऊपर भी एज रहा है। अच्छा, जो यहाँ पे पहला मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। और ये कहानी ना हमने एक पहले के एपिसोड में कवर करी हुई है। तो कैन यू गेस कौन सी कहानी है? आई डोंट रिमेम्बर। एक, चलो मैं हिंट देता हूँ, एक लेजेंड से रिलेटेड है इंडिया के। अश्विन? नहीं, पुराने लेजेंड से। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी उस लेजेंड के ऊपर। अनिल कुंबले? नहीं, और पुराना? कपिल देव। अरे यार, क्या स्टोरी हो सकती है कपिल देव से रिलेटेड जो हमने उस पॉडकास्ट में कवर की? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई डोंट रिमेम्बर। क्या भाई, बुला के भूल गए। वो तुम्हें याद है जब हमने कहा था कि इंडिया 1 रन से हार गई थी वर्ल्ड कप का मैच? जो चौका उसने ओवरटर्न कर दिया था। हाँ। बताओ सबको क्या था वो? दो थिंग इज कि वर्ल्ड कप का मैच था, 87 का पहला मैच था हमारा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से ही था। एंड उसमें कुछ ऐसा सीन हुआ था कि चौका मार था ऑस्ट्रेलिया ने, एंड वो चीज़ चौकी दी नहीं गई थी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ था कि इंडिया ने शायद एक चौका मारा था, इसको छक्का दे दिया गया था। अच्छा, ओके। तो फिर कपिल देव ने कहा था कि नहीं भाई, चौका ही है। तो उस चक्कर में 2 रन कम हो गए थे और इंडिया 1 रन से यार। नहीं, आई थिंक उल्टा मैं भी थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ। मैं उस पॉडकास्ट में लिंक कर दूंगा, कुछ चेकआउट करना तो कर लेना डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में। बट हाँ, आई थिंक उल्टा था। इंडिया पहले बॉलिंग कर रही थी और ऑस्ट्रेलिया का एक छक्का हुआ था, इसको 4 रन दे दिए गए थे। एंड जो भी कमेंट्स है ना, देख के वीडियो बताना मैंने सही बताया कि नहीं बताया, क्योंकि हमने भी काफी टाइम से उसको रिविजिट नहीं करा। तो क्या होता है कि अंपायर ने उसको चौका दे दिया था, बट कपिल देव कहता नहीं भाई छक्का था वो, तो 2 रन बढ़ा दो आप, कोई सीन नहीं है। ऑनेस्टी के चक्कर में कपिल देव ने कहा 2 रन बढ़ा दो, और अल्टीमेटली इंडिया 1 रन से हार गई। राइट। तो ये पहला मैच था इस स्टेडियम में, ये कहानी जुड़ी हुई है यहाँ से। तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे रिकॉर्ड पर्सनली बहुत अच्छा है, पहली बात तो ये। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यार कितना टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक पहली बात तो यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। ओके, ठीक है। मैक्सिमम मैचेस के लिए मैं यही कहूंगा कि पहले बैटिंग करनी है, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। यहाँ पे इन एन ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब आपको पता है कि एक ऐसी पिच होने वाली जो कि स्लो नेचर में है थोड़ा सा, इट इज ऑलवेज बेस्ट टू बैट फर्स्ट एंड पुट द अदर टीम अंडर प्रेशर, स्पेशली अ टीम फ्रॉम द सेना कंट्रीज जो कि स्पिन फ्रेंडली यूजुअली होते नहीं है। राइट। तो बैटिंग करो पहले, एक बड़ा टारगेट खड़ा करो यहाँ पे। जैसे जैसे मैच बढ़ेगा, पिच जो है वेयर एंड टियर होती रहेगी, तो स्पिनर्स को और फेवर करेगी। इट इज बेस्ट कि जब पिच फ्रेश है तो बैटिंग कर लो। ओके, आई थिंक बैटिंग करो, एंड एनीवे बिटवीन 270-280 शुड बी अ गुड टारगेट है। कुछ यहाँ पे टोटल 10 वेन्यू होने वाले हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप्स होंगे। उसमें से 9 वेन्यूज मैं आपको बता दूंगा जहाँ पे इंडिया खेल रही है। एक वेन्यू ऐसा जहाँ पे इंडिया का एक भी मैच नहीं हुआ है, हैदराबाद का। ओके, तो जो हैदराबाद से हमारे लिसनर्स है भाई, सॉरी, वहाँ पे एक भी मैच नहीं वाला इंडिया का। बट जो यहाँ पे इंडिया, जो बीसीसीआई ने जो यहाँ पे फिक्सचर्स सेट करे ना, बहुत स्मार्ट तरीके से सेट करें। और मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सारे बता दूंगा, एंड में एक्सप्लेन करूंगा 2 रीजन है इसके। ओके, तो आप देखते रहो इस सेगमेंट में, एंड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, आपको खुद ही थोड़ा समझ में आएगा पैटर्न थोड़ा सा। तो यहाँ पे भाई आई थिंक 270-280 वुड बी अ गुड टारगेट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडिया को किसको स्टार्ट कराना चाहिए। जो हमारा मेन लाइनअप था, आई थिंक वो अगर तुम एक बार बता दो सबको। जो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द वेन्यू, जो कि 1-2 प्लेयर्स के अलावा जो लाइनअप है वो सेम ही रहने वाला है। ऊपर रोहित शर्मा, गिल, फिर विराट कोहली, फिर केएल राहुल, फिर ईशान किशन, फिर हार्दिक पांड्या, फिर जडेजा, फिर वो नंबर 8 स्पॉट आएगा जो कि शार्दुल ठाकुर हो सकता है, अश्विन हो सकता है, अक्षर पटेल भी हो सकता है। उसके नीचे हमारे जो बॉलर्स आएंगे, कुलदीप यादव आएगा, बुमराह आएगा और सिराज आएगा। देखो अभी जब हम लोग ये पॉडकास्ट रिलीज करा, अभी वो 3rd ओडीआई चल रहा होगा इस वक्त, एंड 3rd ओडीआई में अक्षर पटेल नहीं होने वाला है, तो हमें पता है बिकॉज ही स्टिल रिकवरिंग। सो आई थिंक जैसा भी माहौल चल रहा है, मुझे लग रहा है अश्विन आ जाएगा। सो अज्यूमिंग कि अश्विन और शार्दुल ठाकुर में से कोई एक होने वाला है। आई थिंक जो तुमने लाइनअप कही है यही होगी यहाँ पर। उसमें जो नंबर 8 का स्पॉट है वहां पे आई विल स्टार्ट अश्विन। यहाँ पे नो ब्रेनर है। हाँ। पहली बात तो तमिलनाडु का बंदा है वो, उसको पिच और पूरा ग्राउंड रटा हुआ है दिमाग में, उसको पता है इन एंड आउट की कैसे बॉलिंग करनी होती है। सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसका जो और है, जो कि हमने भी पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था,
देयर इज समथिंग अबाउट हिम कि ऑस्ट्रेलिया उसको पता नहीं दिमाग खराब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का देख के. आई थिंक दे शुड स्टार्ट अश्विन ओवर शार्दुल ठाकुर है, और यही हमारी जो है लाइनअप सेट करेगी. यहाँ पे देन अगेन बैट फर्स्ट, ट्राई टू पुट एज मेनी रन्स ऑन द बोर्ड एज पॉसिबल. अगर मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को शायद यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है. दिस इज नॉट द आइडियल ग्राउंड ऑन विच ऑस्ट्रेलिया वुड हैव वांटेड टू फेस इंडिया इन अ वर्ल्ड कप. यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सबसे बड़ा थ्रेट लेने वाला है वो है एडम जैम्पा. उसने अभी मार्च में ही इस साल जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी पहले, वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी यहाँ पे इंडिया से. और मतलब ऐसे 19-20 रन से जीती थी. उसमें जैम्पा ने 4 विकेट लिए थे. ओके, तो बीइंग अ लेग स्पिनर ही इज गोइंग टू बी द मेजर थ्रेट. एस्टन एगर अगर आता है टीम में, नेक्स्ट पॉडकास्ट तक हमें पता चल जाएगा, लाइनअप आ चुकी होगी सबकी, स्क्वाड आ चुकी होगी ऑफिशियल. अगर वो आता है तो उसको टारगेट कर सकते हैं थोड़ा सा, बिकॉज जैम्पा को सी ऑफ करना जरूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो. एंड क्योंकि जैम्पा लेग स्पिनर है और एस्टन एगर जो है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो एक लेफ्टी बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में होना जरूरी है, विच इज वाई इस लाइनअप में ईशान किशन शुड स्टार्ट ओवर श्रेयस अय्यर एंड सूर्य कुमार यादव. ओके, तो आई थिंक वो ईशान किशन और अश्विन का क्लैरिफाई हो जाएगा. सो दिस शुड बी द लाइनअप हेयर. और अगर ये सारी चीज़ें सही होती है इंप्लीमेंट, तो आई थिंक वी कैन विन दिस गेम वेरी इजीली. ईजिली तो नहीं कहूँगा, चलो वो थोड़ा मैं ज़्यादा बहक के बोल दिया, बट आई थिंक हम लोग ये मैच जीत सकते हैं. स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का जो रिसेंट फॉर्म रहा है अच्छा नहीं रहा है. एग्जैक्टली, आई थिंक हमारे पास चांस है जीतने का ये मैच. इट इज़ नॉट द मोस्ट ट्रिकीएस्ट गेम इन आवर लाइनअप इन माई ओपिनियन. तो यहाँ पे एक जेन्युइन चांस है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट गेम पे आते हैं. नेक्स्ट गेम होने वाला है रिलेटिवली इजियर वन, अफगानिस्तान के अगेंस्ट होने वाला है, अपने दिल्ली में होने वाला है भाई. और ये होने वाला है 11 अक्टूबर को. सिर्फ 2 दिन का रेस्ट है बीच में. बट जो मैं यही बात कहूँगा, जो 2 फैक्टर्स हैं ना, जो जिसके लिए मैंने कहा कि बीसीसीआई इतना अच्छा क्यों कर रही है, स्मार्टली क्यों इनने फिक्सचर सेटअप करें, जो वेन्यूज हैं और जो गैप है हर मैच के बीच में, इन 2 फैक्टर्स की वजह से मैंने ये बात कही है. ये आपको समझ में आ जाएगी अभी जैसे मैं बात करता रहूँगा. ठीक है, अभी गैप सिर्फ 2 दिन का है, लेकिन टीम रिलेटिवली इजीली है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये एक अच्छा चांस है इंडिया के पास. आई नो सिर्फ सेकंड मैच ही हो रहा है, लेकिन अगर आपको रेस्ट करना है कुछ प्लेयर्स को, आई थिंक दिस इज द आइडियल टाइम. ओके, बिकॉज इसके बाद पाकिस्तान से मैच होने वाला है, और वो भी सिर्फ 2 दिन के बाद ही है. तो क्योंकि यहाँ पे तीनों मैच के बीच में गैप कम है, तो बीसीसीआई ने वेरी स्मार्टली टीम एक बीच में वीक दे दी है, ताकि आप रेस्ट कराने का अपॉर्चुनिटी रख सके. ठीक है, वैसे डू यू थिंक वर्ल्ड कप के बीच में रेस्ट कराना सही होगा? भाई ये फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा. 9 प्लेयर्स हैं, महीने भर तक 9 मैचेस हैं. 9 मैचेस हैं और महीने तक चल रहा है. तो और बहुत जल्दी मैचेस होने वाले हैं. तो तुम्हें थोड़े से यू विल हैव टू पिक एंड चूज योर बैटलर्स. यू कांट प्ले द सेम प्लेइंग 11 इन एवरी गेम. आई थिंक सो. तो आई थिंक लॉन्गेविटी जो है ना प्लेयर्स की, और कंसिस्टेंसी वही की है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए. ओके, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज रेयर वर्ल्ड कप्स. आई एम वेरी हैप्पी कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आ रहा है, पॉजिटिव वाइब थोड़ी आनी शुरू हो गई है. नॉट जस्ट अबाउट टीम इंडिया बट अबाउट द होल वर्ल्ड कप. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. इसको भी हम लोग अपने आने वाले पॉडकास्ट में और ब्रेक डाउन करेंगे. बट फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक. अफगानिस्तान के अगेंस्ट इफ यू हैव टू डू समथिंग, मे बी यू कैन रेस्ट सम प्लेयर्स देयर इफ यू वांट टू. यहाँ पे मैं कहूँगा अफगानिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स इन माई ओपिनियन गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप. ऑफ कोर्स दे कैन सरप्राइज, बट ऑन पेपर वीकेस्ट टीम्स में आती है वो. बट उनको एक पिच ऐसी मिल गई है जहाँ पे वो खुश होंगे कि हमें इंडिया से खेलने को मिल रहा है जो कि फेवरेट है, तो चलो इस पिच पे ठीक है. बिकॉज दिल्ली की पिच भी ऐसी है जो कि बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रही है हिस्टोरिकली, थोड़ा स्पिन को फेवर करती है वो भी. तो यहाँ पे भी आई थिंक इट विल नॉट बी अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. आई थिंक 270-280 कुछ होता है तो भी आप यू आर गुड इनफ देयर. बट यहाँ पे टॉस जीत के एक डिलेमा आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन को थोड़ा फेवर करने वाले. तो जो अफगानिस्तान का जो ट्रिपलेट है ना स्पिनर्स का, राशिद, नाबी और नदीम, ये तीनों इस गेम में आ सकते हैं. विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि इफ देयर इज वन विकेट दैट दे वुड बी हैप्पी टू प्ले ऑन अगेंस्ट इंडिया, इट इज दिल्ली. और मे बी चेन्नई हो सकता था, दोनों में से कोई एक भी मिलती तो दे वुड बी हैप्पी कि चलो इनमें से कोई एक वेन्यू में मिल गया, थोड़ा चांस तो है हमारे पास. बट द फैक्ट इज कि दिल्ली में ऐसा रिकॉर्ड रहा है इंडिया का, स्पेशली 13 मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं और 14 मैचेस चेस करते हुए जीते हैं. तो बहुत इवन सा हो रखा है. ऑल्सो दिल्ली में ग्राउंड छोटा है, और जो ड्यू फैक्टर होता है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा खासा पड़ता है यहाँ पे. सो देयर इज अ जेन्युइन केस कि आप पहले आप चेस भी कर सकते हो, क्योंकि जब स्पिनर्स आएंगे उनके बॉलिंग करने के लिए तो बॉल गीली हो चुकी होगी और ग्रिप नहीं करेगी उतनी. जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाला है, तो हमेशा पहले बैटिंग करके रन्स खड़े करो और दूसरी टीम को प्रेशर में डालो. काइंड ऑफ ये डिलेमा हमने अभी एशिया कप में भी देखा था कि कहाँ कंडीशंस कुछ कह रही है लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है. तो आई थिंक यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं दोनों में से. अगर टॉस हारती मीट इज अ गुड टॉस टू लूज इन माय ओपिनियन. यहाँ पे इतना सोचना नहीं चाहिए. बट अफगानिस्तान के लिए आई थिंक मुश्किल मैच है भाई, वेरी ऑनेस्टली. ऑल्दो दे डू हैव द क्वालिटी. हाँ यार, मतलब देयर इज जस्ट टू मच क्वालिटी है. और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे वंस अगेन आई वुड से कि वी विल हैव टू गो विद अश्विन.
शार्दुल ठाकुर का यहाँ पे भी सेंस नहीं बनता. इनफैक्ट इंडिया का यहाँ पे ओडीआईज में हाईएस्ट स्कोर आज तक का 289 का ही रहा है. 300 भी नहीं बने. इट्स नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. ऑल्दो अभी ऐसी बात हुई है, रूमर्स आए हैं कि आईसीसी ने कहा है कि इस पिच के ऊपर थोड़ी सी घास डाली जाए ताकि थोड़ा हाई स्कोरिंग गेम हो. बहाना दिया है कि ड्यू फैक्टर नहीं होना चाहिए उतना, घास थोड़ा अब्जॉर्ब कर ले. राइट. बट वी नो कि थोड़ा सा हाई स्कोरिंग में मैचेस हमें देखने, तो ऐसा हो सकता है. इन दैट केस मे बी वी कैन कॉन्टेम्पलेट शार्दुल ठाकुर एज वेल. बट राइट नाउ जब तक हमें पिच देखने को नहीं मिलती मैच से पहले, आई थिंक अश्विन को स्टार्ट कराना चाहिए यहाँ पे. एंड इफ यू वांट टू रेस्ट अ फ्यू प्लेयर्स, यहाँ पे यू कैन ट्राई रेस्टिंग समबडी लाइक अपना बुमराह, उसके बाद आप शामिल आ सकते हो या फिर सिराज को रेस्ट कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे हमारे पेस लाइनअप में इनफ फायर पावर है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके थ्रू भी हम ये मैच निकाल सकते हैं. एंड इफ यू वांट यू कैन ट्राई श्रेयस अय्यर हेयर एज वेल. मुझे ऐसा लगता है मे बी यू कैन रेस्ट समवन बिटवीन केएल राहुल एंड ईशान किशन. प्रॉब्ली केएल राहुल तो रेस्ट नहीं होगा, सो आई थिंक ईशान किशन कुड बी रेस्टेड. व्हाट एल्स हैव आई गॉट एनीथिंग एल्स? आई थिंक नहीं यार. अब मुझे ये लगता है यहाँ पे कि स्काई को भी ट्राई करा जा सकता है इफ दे वांट टू, बिकॉज ये एक अच्छा मैच होगा. यहाँ पे स्काई भी कॉन्फिडेंस ले सकता है एक वीकर टीम के अगेंस्ट. छोटी बाउंड्री होने वाली है. साउंड्स लाइक अ गुड डील फॉर अ बैट्समैन. सो स्काई को अगर अपॉर्चुनिटी देनी है, दिस कुड बी द राइट गेम. तो श्रेयस, स्काई और शामी को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इफ वी वांट टू ट्राई. बट ऑल इन ऑल आई थिंक वी शुड विन दिस गेम वंस अगेन. ओके. मूविंग ऑन, पाकिस्तान पे आते हैं हम लोग, विच इज अनदर आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल. और ये होने वाला है 14 अक्टूबर को, फिर से 2 दिन के रेस्ट पे. बट वही बात है कि बीच में गेम इजी दे दिया गया, विच इज वाई आई एम सेइंग, जो पहला फैक्टर था मेरा बोलने का कि स्मार्टली बहुत एनालाइज करा हुआ है फिक्सचर्स को, ये वही रीजन है. या तो गैप बहुत दे देगी बीसी से मैचेस के बीच में, जो कि अभी हम लोग देखेंगे अगले मैच में, या फिर अगर गैप कम है तो बीच में एक वीक टीम दे देंगे. सिर्फ सेकंड लास्ट और लास्ट गेम में ऐसा नहीं करा इन लोगों ने, क्योंकि अब ऑफकोर्स हर गेम में तो ऐसा नहीं कर सकते आप. बट सेकंड लास्ट गेम तक हर मैच में हमें ये देखने को मिलेगा. मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा. या तो गैप बहुत ज्यादा दे दिया, या तो बीच में एक वीक टीम डाल दिया, ताकि टीम इंडिया आराम से रिलैक्स कर सकती है. रिकवरी का चांस अच्छे से मिल जाएगा. बाय द टाइम सेकंड लास्ट गेम आएगा, मोस्ट लाइकली हम लोग क्वालिफाई कर भी चुके होंगे, तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं अपना. बट कमिंग ऑन टू पाकिस्तान, भाई ये मैच होने वाला है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में. 1,20,000 की कैपेसिटी है. वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड ऑफ ऑल स्पोर्ट्स. एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ फुल हाउस. कितना मजा आएगा ना जब वो इतने 1,20,000 की पूरी कैपेसिटी फुल होगी. उस टाइम पे जो माहौल बनेगा, जैसे हमने उसमें एमसीजी में देखा था, वो वहां पे जैसे पाकिस्तान का जो माहौल बन रहा था वैसा यहाँ पे रिक्रिएट. दैट हैड अ लोअर कैपेसिटी अराउंड 1 लाख. 90 अच्छा ओके. कैपेसिटी 1 लाख है, 90 समथिंग कुछ का होगा. तो वही, बट यहाँ पे तो और ज्यादा चांस है. बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस ग्राउंड की बात करूँ, अब देखो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस नहीं है बिल्कुल. आई विल टेल यू व्हाई. सब लोग कहेंगे भाई आईपीएल तो हुआ है, कुछ मैचेस तो हुए हैं, बट द फैक्ट इज, पहली बात तो आईपीएल जो हुआ है वो T20 में हुआ है, ओडीआई ज़्यादा नहीं हुए. इंडिया ने यहाँ पे 3 मैचेस खेले इंटरनेशनली और तीनों जीती है. ओके. और यहाँ पे जो ये पिच है वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं रही है. आई नो आईपीएल में रही है हाई स्कोरिंग, काफ़ी मैचेस हमने देखा है, गिल ने भी सेंचुरी मारी है कितनी सारी, बट ओडीआईज में उतना हाई स्कोरिंग नेचर नहीं रहा है इस पिच का. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपका एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल सिर्फ 238 का है. ओके. और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स विनिंग टोटल जो होता है वो 251 का ही है. तो हम 350 का सोच रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम है टोटल. अब कैच क्या है यहाँ पे, जो कि मैंने कहा कि हमारे पास डेटाबेस नहीं है. अपेरेंटली यहाँ पे आईपीएल के बाद जो पूरा पिच का स्क्वायर होता है ना, चेंज कर दिया पूरा. फ्रेश लिफ्ट वाली सिस्टम है क्या उनका? वो हर जगह आजकल होता है. अच्छा ओके. तो वो एकदम पूरे नई पिचेस आ चुकी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक भी मैच नहीं हुआ आज तक, तो किसी को नहीं पता कैसी हो पिचेस. वो हमें तभी पता चलेगा जब मैच होने वाला होगा, उससे पहले हम टॉस देखेंगे. राइट. बट हिस्टोरिकली यहाँ पे उतने हाई स्कोरिंग ओडीआईज नहीं हुए हैं. ठीक है. अब नई पिच क्या तो पेस को फेवर करेगी, या तो फिर स्पिन को ही फेवर करने वाली है, जैसे कि हम लोग देखते आए हैं, वो देखने वाली बात होगी. बट एज ऑफ नाउ जितना हमारे पास डेटा है, एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स वंस अगेन अश्विन स्टार्टिंग ओवर शार्दुल ठाकुर, बिकॉज ये पिच ही वैसी है थोड़ी बहुत. आई थिंक यहाँ पे इंडिया को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए. वापस जो लोगों को रेस्ट कराया था फर्स्ट गेम में, सेकंड गेम में अगेंस्ट अफगानिस्तान, सबको वापस ले आओ. ऑब्वियसली भाई. और ईशान किशन को मैं यहाँ पे कहूँगा स्पेसिफिकली स्टार्ट कराने को. मे बी पॉपुलर ओपिनियन होगा श्रेयस अय्यर को स्टार्ट कराना, बिकॉज ईशान किशन अभी हमने देखा था एशिया कप में बहुत अच्छा खेला था उसके पाकिस्तान. राइट. सो आई वुड वांट हिम टू स्टार्ट वंस अगेन. इज दैट द ओनली रीजन, या फिर कोई और रीजन भी है? और भी मैं बताऊंगा आपको अभी कि क्यों मैं ऐसा कहता हूँ. बट हाँ, आई थिंक ईशान किशन को स्टार्ट करना चाहिए और अश्विन को भी स्टार्ट करना चाहिए. बुमराह एंड सिराज वंस अगेन विल बी बैक इन द लाइनअप. आई थिंक वही जो हमने लाइनअप डिस्कस किया था स्टार्टिंग में इस सेगमेंट के, वही होगा यहाँ पे. जो हमारा फर्स्ट टीम जो होने वाली है, वहीं पे वो सबको स्टिक करना चाहिए. अब यहाँ पे इंडिया के लिए भाई क्या प्रोस्पेक्ट है, देखो मैंने लाइनअप तो बता दी. आई थिंक गिवन द रीसेंट हिस्ट्री, 3 में 3 मैचेस जीते हैं, ऑल्सो 1,20,000 की कैपेसिटी होने वाली है. आई थिंक इंडिया विल बी द हेवी फेवरेट. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? मतलब मुझे लगता है कि ये क्राउड फैक्टर थोड़ा बहुत तो होता ही होगा,
क्योंकि थोड़ा ऑपोजिशन को थोड़ा इंटिमिडेट करने के लिए, एंड जब इतना बड़ा स्टेडियम हो 1,20,000 की, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसका पड़ेगा ही। जब गूंज रहा होगा ना हर जगह इंडिया इंडिया, स्पेशली जो पाकिस्तान की फील्डिंग होती है उसमें, हाँ उसमें तो हाँ बहुत इंटिमिडेटिंग होगा जब वो पूरी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे ना, पूरी हूटिंग सॉरी शूटिंग तो बट ठीक है तो चलो, तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अगर हम बात करें, पाकिस्तान का ना मुझे लगता है कि दे आर नॉट लुकिंग इन अ ग्रेट फॉर्म। ओके, अभी हमने एशिया कप में भी देखा, जब बड़ी टीम्स आई ना तो थोड़ा सा एक्सपोज होना शुरू हो गए। व्हाट डू फील अबाउट दैट? मतलब है ऐसा, एंड उनके जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक उसमें कोई नसीम शाह शायद नहीं खेला ना वर्ल्ड कप, वो मैं आने वाला, वो भी बहुत मेजर चीज होने वाली है। नसीम शाह इंडिया के अगेंस्ट सबसे बड़ा थ्रेट लग रहा था हम लोगों को, और वही नहीं होने वाला। प्लस ये जो है पेसर्स को इतना फेवर नहीं करने वाली है हिस्टोरिकली, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पेसर्स ही रही है। ट्रू, तो वो भी एक मिसमैच हो गया वहां पे। सेकेंडली जो स्पिनर्स है, शादाब खान हैज बीन इन हॉरेंडस फॉर्म ऑफ लेट इन द पास्ट 1 ईयर। स्टैट्स जाके देख लो, इट इज नॉट गुड। जो इफ्तिकार अहमद भी इनका एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, वो भी भाई मतलब अभी जो इंडिया के मैच हुआ था 5.4 ओवर्स में 51 रन खाया था, ऑलमोस्ट 10 रन की इकोनॉमी से। राइट, तो इनको इंडिया टैकल करना जानती है। एक जो जेन्युइन थ्रेट हो सकता है वो है अपना नवाज, जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। अब लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और शादाब खान जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है, ये दोनों बॉल टर्न करेंगे अवे फ्रॉम द राइट हैंडर। इसीलिए वो जो सेकंड रीजन है ईशान किशन स्टार्ट कराने का, उसके लिए बॉल पड़ के अंदर आएगी। ही कुड बी अ प्लेयर दैट जो कि वो विद द टर्न छक्के मार सकता है। राइट, अनदर रीजन व्हाई ईशान किशन शुड स्टार्ट। ओके, सो ऑल इन ऑल आई थिंक इंडिया वंस अगेन विल बी द फेवरेट्स हियर। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला गेम कुड बी मच मोर डिफिकल्ट देन दिस वन। मे बी आई एम साउंडिंग टू एरोगेंट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के गेम में तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, बट ऑन पेपर आई थिंक दिस मैच शुड बी नॉट एज डिफिकल्ट एज द ऑस्ट्रेलिया वन। ओके, तो अभी तक आई थिंक ये 3 मैचेस जो ये तीनों इंडिया जीत सकती है अगर ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती है। तो यहाँ पे वेरी स्पेसिफिकली कुछ मत सोचो, टॉस जीतो बैटिंग करो। ओके, बॉलिंग का नहीं सोचना, बैटिंग ही करनी है। इंडिया पाकिस्तान गेम है, रन ऑन द बोर्ड, स्टेडियम वैसे टाइप का है, पिच वैसी टाइप की है, जीतो बैटिंग करो, कुछ नहीं करना। और मूविंग ऑन, अब आता है बांग्लादेश के अगेंस्ट गेम जो कि पुणे में होने वाला है, और ये है 19 अक्टूबर को। तो अब यहाँ पे हम लोग को 4-5 दिन का रेस्ट मिल गया आराम से। ये है यहाँ पे स्मार्ट चीज जो कि बीसीसीआई ने करी है। यहाँ पे या तो रेस्ट का पीरियड बहुत ज्यादा दे दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, या तो टीम एक बीच में इजी से डाल देंगे। बांग्लादेश से है, हाँ, तो इतना बड़ा गैप दिया और उसके अंदर बांग्लादेश से मैच है। आई थिंक वही बात है ना कि अब चाहो 10 में रेस्ट कर लो तो माना तो अच्छा, ओके, बट आई डोंट थिंक रेस्ट कराना चाहिए बिकॉज यहाँ पे बांग्लादेश से भी लोग रिसेंटली हारे भी हैं, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम ही लाइटली ले ले। बट वंस अगेन आई विल टेल यू व्हाई इंडिया आई थिंक शुड विन दिस गेम और कैसे जीत सकते हैं। पहली बात तो जो पुणे की विकेट है, अब यहाँ से हम लोग वो हाई स्कोरिंग विकेट्स पे आने वाले हैं। ओके, ये पहले के जो 3 मैचेस थे ये हिस्टोरिकली थोड़े से लो स्कोरिंग रहे, बट अब हम लोग जो कह रहे थे ना इतने महीनों से कि हाई स्कोरिंग पिचेस मिलने वाली है, ऐसा होगा वैसा होगा, अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे चीज। आई विल टेल यू व्हाई। पुणे की जो विकेट है ना, दिस इज नोन टू सपोर्ट पेसर्स। इनफैक्ट यहाँ पे हिस्टोरिकली 75% ऑफ विकेट्स जो है ना वो पेसर्स ने लिए, सिर्फ 25% विकेट्स जो है वो स्पिनर्स ने लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे पेस है विकेट में, जहाँ पे पेस और बाउंस है, वहाँ पे पिच थोड़ी लाइवली होती है, बैट पे अच्छी आती है, तो मतलब हाई स्कोरिंग रन मिल सकते हैं हम लोग को। यहाँ पे हम लोग टॉस जीत के आई थिंक पहले बैटिंग करनी चाहिए फिर से, और यहाँ पे 300+ टारगेट इजीली 320 अगर हम लोग बनाते हैं, दैट वुड बी अ गुड टारगेट टू डिफेंड अगेंस्ट बांग्लादेश। मतलब यहाँ पे हमें 300 से ऊपर टारगेट करना चाहिए। इससे पहले के तीनों मैचेस में 250 के अराउंड था टारगेट, 250 270, यहाँ पे हमें 300 से ऊपर इजीली टारगेट करना चाहिए। हमारा इंटेंट वैसा रहेगा तो हम लोग वी कैन एंड समवेयर नियर देयर। अच्छा, एक जो डिलेमा मुझे यहाँ पे आ रहा है जो कि आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन एज वेल, बिकॉज हम सब लोग रिएटरेट कर रहे हैं इस फैक्ट को कि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए, स्पेसिफिकली अगेंस्ट अ टीम लाइक बांग्लादेश जहाँ पे एक बैटिंग विकेट भी मिल रही है हमें। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि बांग्लादेश क्यों फील करेगी कि हमें एक आइडियल पिच नहीं मिली खेलने के लिए अगेंस्ट इंडिया। अभी हमने एशिया कप में भी देखा था, बांग्लादेश रिलायज ऑन देयर स्पिनर्स। यहाँ पे पेस फ्रेंडली विकेट होने वाली है, मतलब मुस्तफिजुर रहमान जैसे लोगों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और पेस उनका इस मोमेंट पे, उनके जो अभी एरा चल रहा है, जो फेस चल रहा है, नहीं अच्छा नहीं, मेन जो फोर्टे है वो बॉलिंग का वो स्पिन है, वो पेस नहीं है। तो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा मुझे लगा उनको मुश्किल आने वाली है यहाँ पे। और इंडिया की जो बैटिंग क्वालिटी इज जस्ट टू गुड राइट नाउ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गिवन कि उनकी स्ट्रेंथ का एक मिसमैच है टुवर्ड्स द कंडीशंस ऑफ द पिच, क्या हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें बैटिंग डेप्थ की उतनी जरूरत नहीं है। दैट कुड मीन, और क्योंकि पेसर्स को तो फेवर कर रहे हैं, 75% ऑफ द विकेट्स हैव बीन टेकन बाय पेसर्स, क्या हम लोग मोहम्मद शामी को स्टार्ट करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अश्विन और शार्दुल ठाकुर? आई थिंक थोड़ा रिस्की हो सकती है ये चीज़, क्योंकि
वैसे करने को तो हो सकता है क्योंकि हमारी जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच था उसमें भी हमारी प्रॉपर ए वाली टीम नहीं आई थी एग्जैक्टली क्योंकि उसमें भी विराट कोहली गाइस लाइक विराट कोहली एंड आई थिंक बुमराह भी शायद वो सब बेंच थे ऑलरेडी। तो आई थिंक कि हो सकता है कि हम लोग खिला सकते हैं इन्हें, बट द थिंग इज कि अगर ये चीज़ गलत प्रूफ हो जाती है बाई चांस इफ इट डज नॉट वर्क, क्या इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क स्पेशली इन द वर्ल्ड कप? वो बात बिल्कुल सही क्योंकि है, आपको रेस्ट का टाइम बहुत मिल चुका है, तो इट्स नॉट लाइक आपके प्लेयर्स को रेस्ट की भी जरूरत है। नहीं वो बात बिल्कुल सही है, बट इज इट रियली अ रिस्क इफ वी सी, बिकॉज ये पिच एक हाई स्कोरिंग पिच हो सकती है हमारे लिए फॉर श्योर, और इस पिच पे बैट्समैन को रोकने के लिए आपको पेसर्स की जरूरत है जो कि बांग्लादेश के पास सच है नहीं। तो इंडिया कैन इट सेल्फ अज्यूम कि हम लोग बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं विद जस्ट 7 बैट्समैन, ठीक है। सेकेंडली पेसर्स को फेवर कर रही है तो हम एक पेसर ऐड कर दे रहे हैं वहाँ पे। अभी शामी ने 5 विकेट लिए, कुलदीप ने 5 विकेट लिए, सिराज ने 5 विकेट लिए, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सबको खिला दो एक बारी में। आई थिंक ये दिस इज दैट वन मैच जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेसिक। एक तो या तो हमें शामियों खिलाना चाहिए या तो हमें शार्दुल ठाकुर खिलाना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अंटिल दिस पॉइंट इट मीन्स कि उसने एक भी मैच नहीं खेला होगा। हाँ, तो इज इट राइट कि क्योंकि उसके बीच में उसे कोई और मैच खेलने को तो मिल नहीं रहा है, दैट मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट 20 डेज तक एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। देखो शार्दुल को खिला सकते हैं, आई थिंक अश्विन इस मैच में नहीं खेलेगा। हाँ, okay. मुझे लगता है अश्विन खेलना चाहिए इस मैच में, ऑल्दो आई मीन आई कुड आर्ग्यू कि अश्विन को तो हमेशा ही खेलना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड जो अभी टीम के डायनामिक्स हैं। हाँ, तो उसमें ऑफकोर्स एक ही वो डिलेमा रहता है, या तो शार्दुल या तो शामी। अब पॉइंट ये है कि शामी जो है बॉलिंग में सुपीरियर है, और क्योंकि हम लोग अपनी बैटिंग को ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हाई स्कोरिंग विकेट पे आपको डेप्थ तब चाहिए होती है जब आपके पास दूसरी ऑपोजिशन की बॉलिंग लेना उस लेवल की होती है, जो कि अभी मैं अगले मैच में बताऊंगा आपको, उसमें जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो है बट टीम बहुत तगड़ी है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे टीम उतनी तगड़ी नहीं है पेसर्स के मामले में, तो शायद हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ थॉट, शायद इंडिया चीज को कॉन्टेम्पलेट कर सकती है इफ दे वांट टू। ओके, बट शार्दुल के साथ भी जाएंगे तो आई डोंट थिंक हम लोग को मैच ही हारना चाहिए। आई थिंक वी विल विन दिस मैच। टॉस जीत के आइडियली बैटिंग करो, बॉलिंग करोगे भी तो भी आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वंस अगेन ड्यू पड़ेगा, और अल्टीमेटली उनका जो स्पिनर्स हैं वो तो वैसे भी गेम में नहीं आने वाले, जो थोड़ी बहुत बॉलिंग करेंगे तब भी बॉल फिसलेगी हाथ से, तो वो फंसे ही हुए हैं थोड़ा सा 2 मिनट से। आई थिंक यहाँ पे इंडिया को जीतना चाहिए। बट अगर मैं नेक्स्ट मैच की बात करूँ जहाँ पे कंडीशंस एकदम वही पेस फ्रेंडली होने वाली है, बट लाइनअप में बहुत फर्क है, विच इज वाई वहाँ पे बैटिंग डेप्थ जरूरी है। न्यूजीलैंड आ रही है भाई अगले मैच में, और यहाँ पे आप समझिए मुझे क्यों लगता है कि बैटिंग डेप्थ की जरूरत है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राइट, मैच है भी धर्मशाला में, और यहाँ पे मैच हो रहा है 22 अक्टूबर को, सिर्फ 2 दिन का रेस्ट है। ओके, अभी बीच में लंबा रेस्ट मिला था, अब ये 2 मैच लगातार आ रहे हैं, बट पहला मैच उतनी स्ट्रॉन्ग टीम से नहीं हो रहा। स्मार्ट मैनेजिंग बाय BC7 से। 2 दिन का रेस्ट है, यहाँ पे टीम न्यूजीलैंड की आने वाली है धर्मशाला। न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट विकेट है ये अगेंस्ट इंडिया। ओके, न्यूजीलैंड मतलब अगर न्यूजीलैंड से पूछते ना कि आप वर्ल्ड कप में, इंडिया में होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप, आपको इंडिया के अगेंस्ट कौन से विकेट पे खेलना है, वो कहते हैं धर्मशाला, वही मिल गया उनको। ओके, आइडियल सिनेरियो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड हमारी बोगी टीम है। ये मेरे हिसाब से अभी ये 5वां मैच है, 5 में से सबसे ट्रिकी मैच होने वाला है ये। ओके, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ट्रिकी मैच ये होगा मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि भाई जब इंडिया लास्ट टाइम यहाँ पे खेली थी तो 29-7 हो चुकी थी अगेंस्ट श्रीलंका। ओ भाई साहब तो ये हिस्टोरिकली यहाँ पे थोड़ा रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। हिस्टोरिकली अगेंस्ट न्यूजीलैंड अच्छा नहीं रहा है। कंडीशंस जो है न्यूजीलैंड को फेवर करेंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैच मेरे लिए सबसे ट्रिकी है अब तक का, ठीक है। ये मैच अगर हम निकाल लेते हैं, आई थिंक मोस्ट लाइकली हम लोग टॉप 2 में फिनिश करेंगे फिर। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये गेम हाई स्कोरिंग हो सकता है फॉर श्योर, बट यहाँ पे एक कैच है। ऑन पेपर बहुत अच्छा विकेट है, ग्रास है, बॉल अच्छी आएगी बैट पे, तो आप 300-350 का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैच क्या है, दोनों टीम्स के, नॉट जस्ट न्यूजीलैंड, इवन इंडिया, जो पेस बैटरी है ना वो बहुत अच्छी है, विच मीन्स डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग सो मेनी रन्स, आपके पेस में क्वालिटी इतनी ज़्यादा कि वो उस चीज़ को ओवर पार कर सकते हैं। राइट, विच इज़ वाई आई थिंक कि ऐसे भी सकता है कि इंडिया 300 रन भी बना दे बैटिंग करके, ऐसे भी सकता है कि पहले के 2-3 ओवर में 3-4 विकेट गिर गए बोल्ट के ऊपर, दोनों चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ये तो डू यू थिंक इंडिया इज वेरी फ्यू ऑफ दोस टीम्स जिनके पास ये दोनों चीज़ों में क्वालिटी है, जो कि स्पिन में भी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी है जिनके सब पेस में भी एकदम टॉप। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ फैंस बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं इंडिया को। आई नो नॉकआउट्स में चोक करते हैं, बट भाई डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड भाई, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो व्हाट वुड यू से इंडिया के लिए आइडियल पिच कौन सी होगी, पेस फ्रेंडली या फिर स्पिन फ्रेंडली? आई थिंक इंडिया के लिए आइडियल पिच वो है जो कि हाई स्कोरिंग है, तो पेस प्रॉब्लम यू कैन से पेस भी। आई थिंक धर्मशाला इज नॉट एग्जैक्टली अ बैटिंग पैराडाइज, बिकॉज वही पेस को भी बहुत ऑफर करता है वो, स्पेशली पेसर्स लाइक ट्रेंट बोल्ट,
बट एनीथिंग विच इज अ हाई स्कोरिंग पिच, जैसे हमने भी इंदौर में देखा था, आई थिंक ऐसी टाइप की पिचेस ना बहुत फेवर करेगी इंडिया को, बिकॉज बैटिंग में फिर हमारे जो इश्यूज है वो खत्म हो गए पूरे, और बॉलिंग में हमारे पास इतनी क्वालिटी कि हम कंटेन कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा आइडियल गेम प्लान होगा मेरे हिसाब से। अगर स्पिन फ्रेंडली भी होती है तो भी अच्छा है, Okay. बिकॉज इंडिया विल प्ले स्पिन बेटर देन द सेना कंट्रीज एंड वी हैव सो मच क्वालिटी। मार्क माई वर्ड्स, हमारी जो स्पिन में क्वालिटी है ना हार्डली किसी और टीम के पास है, अगर अश्विन आ जाता है तो आई थिंक बहुत अच्छा है। राइट, दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ पिच दैट इंडिया वुड वांट टू प्ले इन, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूजीलैंड। अगर बांग्लादेश होती ना इस पिच पे तो मैं कहता बहुत अच्छा मैच है। तो कॉम्बिनेशन जरूरी है, कॉन्टेक्ट जरूरी है, पिच अलॉन्ग विद द टीम दैट इज प्लेइंग ऑन दैट पिच। तो दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इंडिया के लिए बहुत ट्रिकी होने वाला है, एज आई सेड बिफोर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा एक जो डाउट है वो ये है, पहली बात तो यहाँ पे बैटिंग डेथ हमें चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हम जैसा कोलैप्स करते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आई वुड वांट सिक्योरिटी डाउन दी ऑर्डर, विच मीन्स नंबर 8 पे हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए, विच मीन्स शार्दुल ठाकुर विल स्टार्ट। अश्विन शायद स्टार्ट नहीं करेगा ये मैच। शार्दुल ठाकुर स्टार्ट कर रहा है तो मतलब हमारे पास एक प्रॉपर पेसर लेकिन कम होने वाला है। हियर मी आउट हियर, एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुलदीप यादव को इस मैच के लिए बेंच कर दें? अश्विन को रखें? नहीं, सिराज, बुमराह और शामी तीनों को स्टार्ट करें। ओके, और हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, और सिर्फ एक स्पिनर हो जडेजा। कैन वी डू दैट? आई एम जस्ट पुटिंग आउट अ थॉट। सोच के कमेंट से बताना मुझे कैसा लग रहा है सोचकर, बिकॉज आई थिंक ऐसी पिच पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड कर सकते हैं ये चीज, पॉसिबल है ये। ऑल्दो कुलदीप यादव हमारा बेस्ट बॉलर, काफी गट्सी मूव होगा, काफी गट्सी मूव होगा, बट ये चीज पुल ऑफ करी जा सकती है। ये मैं सोच रहा था, बिकॉज एक ऑब्वियस आंसर होगा कि ठाकुर को बैठाओ और शामी को ले आओ, बट हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए भाई, राइट, इस मैच में तो चाहिए ही चाहिए। तो हम शामी को कैसे फिट इन कर सकते हैं? पॉसिबली कुलदीप यादव को हटाकर। सोचने वाली बात है ये, सोच के बताना। ओवरऑल आई थिंक क्या हम लोग ये मैच जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं यार। आई थिंक यहाँ पे और कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा। श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट बॉल पे उसकी प्रॉब्लम रही है, बाउंसर प्रॉब्लम रही है उसकी, और यहाँ पे बाउंसर्स हमें काफ़ी देखने को मिलेंगे। आई थिंक केएल राहुल, ईशान किशन सब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, वही रहेगा यहाँ पे लाइनअप हमारा। अगर इस सोदी टाइप का बॉलर खेलता है लेग स्पिनर, तो वंस अगेन ईशान किशन गेम में आ जाएगा। तो आई थिंक इंडिया को यहाँ पे अपनी लाइनअप पे स्टिक करना चाहिए, बस वो एक डिलेमा रहेगा बॉलिंग में किसको खिलाना है। बट व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन द मैच विन्स प्लेस? मुझे लगता है क्योंकि अभी तक तो मैंने एक भी मैच में ये चीज़ कंसिडर ही नहीं करी थी कि हम लोग कुलदीप यादव को ही बैठा सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो हमारा एकदम प्राइम स्पिन बॉलर होने वाला है अल्टीमेटली जाके। बट एज यू सेड कि यहाँ पे हमें स्पेशली क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, देन पिच कैसी है जो कि स्पिन को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करने वाली है, तो इट इज़ राइट कि हम लोग पेस ज़्यादा रखें। दैट मीन्स कि अश्विन बेंच होगा, शार्दुल ठाकुर अंदर आएगा। नाउ कुलदीप यादव वाला पॉइंट इज़ इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी इस पर बिल्कुल ही सोचा नहीं अभी, तो कांट से फॉर श्योर, बट इट इज़ समथिंग जो कि जिसके बारे में सोचा जा सकता है। लेट्स सी। बट यहाँ से नेक्स्ट मैच में चलते हैं, विच इज़ द 6th मैच। इस मैच का तो हमारे 2/3 गेम्स खत्म हो चुके होंगे। ये मैच ही बड़ा मैच है, इंग्लैंड से है, बट हमें 6 दिन का रेस्ट मिल गया बीच में। ओके, तो बढ़िया है फिर। जय शाह एट प्ले, बट 6 दिन का रेस्ट मिला, और ये पिच भी आई थिंक वंस अगेन एक आइडियल पिच है इंडिया के लिए। स्पिन फ्रेंडली है। हाँ, लखनऊ में हो रहा है मैच। अरे बढ़िया भाई। तो लखनऊ में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हो रहा है। इंग्लैंड वुड नॉट बी हैप्पी आई थिंक, बिकॉज इफ देयर इज वन पिच जहाँ पे उनको अपना एग्रेसिव अप्रोच लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये वाली पिच होने वाली है। बट कैच यहाँ पे ये कि रूमर्स कह रहे हैं आफ्टर द IPL ICC ने कहा यहाँ पे पूरा पिच चेंज करो। अरे यार ये सो वी डोंट नो कैसा नेचर होने वाला है पिच का। ऑल्दो गौतम गंभीर ने भी रिसेंटली कहा था कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन टर्निंग ट्रैक्स लाइक इन लखनऊ। इज दैट अ हिंट कि लखनऊ में पिच नहीं आएगी वो भी ऐसी होने वाली है? आई डोंट नो, बट अभी हम लोग उसी पे स्टिक करेंगे। आई थिंक अगर हिस्टोरिकली जैसा जाया जाए, स्लो पिच होती है यहाँ पे, टर्निंग विकेट होती है, इंडिया को काफ़ी फेवर कर सकता है अगेंस्ट इंग्लैंड। और यहाँ पे मेरे लिए आई वुड से एक जो आइडियल टारगेट होगा, बिकॉज इंग्लैंड है, आई वुड से गेट एज क्लोज टू 300 एज पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक ये हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है अगर पिच वैसी रहती है तो। इन सेइंग दैट, यहाँ पे टॉस जीत रहे तो बैटिंग करो। ओके, नो टू वेज अबाउट इट। यहाँ पे हमेशा पहले बैटिंग करो। स्लो टर्नर्स पे अगेंस्ट अ सेना कंट्री हमेशा पहले बैटिंग करो, बड़ा टारगेट खड़ा करो, उनको प्रेशर पर डालो। मेरे लिए तो हमेशा वही गेम प्लान होने वाला है यहाँ पे। अगर टीम की बातें करें, आई थिंक यहाँ पे अश्विन हैंड्स डाउन आएगा वापस यहाँ पे टीम में। शार्दुल ठाकुर विल सेट आउट, शामी विल सेट आउट, जो हमारी ओरिजिनल लाइनअप थी वही होगी यहाँ पे फिर से। अब यहाँ पे इंग्लैंड का मेन स्पिनर आदिल रशीद होने वाला है, विच इज अगेन अ लेग स्पिनर। तो ईशान किशन दोबारा गेम में आ गया, आई थिंक वो स्टार्ट करेगा यहाँ पे। श्रेयस अय्यर को भी सोच सकते हैं कराने का, बट आई थिंक कि ईशान किशन को ही स्टार्ट कराएंगे मोस्ट लाइकली। स्काई आई डोंट थिंक यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। दिस इज व्हाट आई फील। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हम लोग को मेन प्लेयर कौन होना चाहिए हमारे लिए, आई थिंक वो कुलदीप यादव होगा यहाँ पे।
वाई? बिकॉज इंग्लैंड हिस्टोरिकली लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट काफ़ी वीक रही है. आई नो कुलदीप यादव एक चाइना मैन है, बट वो लेग स्पिन वाली वाइब आती है, लेफ्ट आर्म से आती है, बट वही सेम बात है. आई थिंक कुलदीप यादव कुड प्रूव टू बी अ मेजर थ्रेट फॉर इंग्लैंड इन दिस गेम. अगर वो चलेगा ना तो हम लोग पक्का जीत सकते हैं. ओके, नॉट एज ट्रिकी एज द न्यूजीलैंड गेम इन माय ओपिनियन. तो मैं तो यही कहूँगा इस बात के लिए. ओवरऑल भाई आई थिंक भाई वंस अगेन आई थिंक इंग्लैंड विल नॉट बी सैटिस्फाइड. थोड़ी मुश्किल होने वाली है. दे वुड हैव लव्ड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन अ पिच लाइक इंदौर में भी अगर होता तो वहाँ पे वहाँ तो तोड़ देते भाई. या फिर इवन धर्मशाला आई वुड से. वहाँ पे मतलब अपना वुड करके जो बॉलर है अपने, वुड है, वोक्स है, बहुत मजा आता है इनको बॉलिंग करने में. हु डू यू थिंक वुड विन दिस गेम दो? आई थिंक सो कि अल्टीमेटली इंडिया ही होगी, क्योंकि आई थिंक जहाँ पे भी जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने वाली हैं, जिस टाइप के स्पिनर्स हैं हमारे पास, स्पेशली नाउ क्योंकि अश्विन भी आ चुका है. मतलब वी डोंट नो बट मोस्ट प्रॉब्ली अश्विन पता चल जाएगा. जडेजा भी एकदम टॉप स्पिनर है, अश्विन इज ऑल्सो टॉप स्पिनर एंड कुलदीप यादव भी टॉप स्पिनर है. एंड कुलदीप यादव का फॉर्म इज क्रेजी राइट नाउ. तो मुझे लगता है जो भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होगी जहाँ पे, कंसिडरिंग कि हम लोग भी एक सब कॉन्टिनेंट टीम है जो हम लोग खेल भी सकते हैं उसको अच्छा, और हम लोग डालते ही बहुत अच्छा है, तो हम लोग फेवरेट ही होने वाले हैं वहाँ पे. आई होप वी आर फेवरेट्स, बट हाँ मतलब आई थिंक वी डू हैव अ चांस ऑफ विनिंग देयर. एंड वही टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स को खिलाते हैं, उस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे तो आई थिंक वी कैन विन दिस गेम फॉर श्योर. बट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट 3 गेम्स. अब 7वां जो मैच होने वाला है वो है श्रीलंका के अगेंस्ट, और वो होने वाला है मुंबई में, जहाँ पे 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका. सो नॉट ग्रेट मेमोरीज फॉर श्रीलंका देयर. यहाँ पे मैं कहूँगा देखो हिस्टोरिकली यहाँ पे रेड सॉइल होता है. रेड सॉइल में बेसिकली स्पिन के लिए काफ़ी कुछ होता है देने के लिए, बट जो रिसेंट हिस्ट्री रही है यहाँ पे लिमिटेड ओवर्स की, जैसे हम लोग मुंबई इंडियंस के लिए देखते हैं T20s में काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम होता है. ओडीआईज में भी वही रहा है. इनफैक्ट ओडीआईज में पिछले कुछ रिसेंट हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने स्टार्ट नोट किया था एक, 78% ऑफ द विकेट्स हैव बीन टेकन बाय पेसर्स इन द लास्ट 8 ODIs. 78%. तो स्पिनर्स का तो कोई रोल ही नहीं लग रहा है यहाँ पे. प्लस यहाँ पे 300 से ऊपर का स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए. हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है ये, फॉर श्योर हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है. अनदर रीजन वाई इट शुड बी हाई स्कोरिंग वो अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर श्योर. बट हाँ यहाँ पे मैं कहूँगा कि नंबर 8 पे फिर से शार्दुल ठाकुर के साथ जाना चाहिए यहाँ पे. आई थिंक अश्विन कैन सिट आउट हियर, ऑल्दो अश्विन इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि वानखेड़े में फिर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है काफी कुछ. तो मे बी वी कैन लुक इनटू इट, बट ऑन द पेपर, ऑन द लुक्स ऑफ इट फ्रॉम द आउटसाइड ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर कुड बी स्टार्टिंग द गेम. ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हम लोग को श्रेयस अय्यर या फिर स्काई में से किसी को खिलाना चाहिए कि नहीं, आई थिंक यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. स्काई को कर सकते हैं पोटेंशियली. मुंबई का ग्राउंड है, ही नोज इट इन एंड आउट. अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. राइट. श्रीलंका के स्पिनर्स भी देखो, श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम पता है क्या इस मैच में, श्रीलंका इज ऑल्सो दैट टीम जो कि स्पिन पे रिलाई करती है बांग्लादेश. अभी हमने एशिया कप में देखा है. पेसर्स उनके इतने अच्छे हैं नहीं अभी, और यहाँ पे 78% विकेट्स पेसर्स ने लिए, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे. हासारंगा वहाँ पे उनके साथ खेलने नहीं वाला, वो वर्ल्ड कप से ऑफिशियली बाहर हो चुका है, जो कि उनका बेस्ट स्पिनर था. तो आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज देयर. हम लोग शायद यहाँ पे स्काई को ट्राई करा सकते हैं अगर अभी इस पॉइंट तक हम लोग एक अच्छी पोजीशन पे हैं. से वी हैव लॉस्ट जस्ट 1 मैच आउट ऑफ द लास्ट 6 गेम्स. मे बी वी कैन ट्राई स्काई. मतलब वुड यू ट्राई स्काई और श्रेयस अय्यर? मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग इक्वल केस बनता है दोनों के लिए. श्रेयस अय्यर के लिए भी बनता है बिकॉज बैटिंग विकेट है, अच्छा टाइम है कॉन्फिडेंस में आने के लिए. सेकेंडली स्पिनर्स श्रीलंका के बहुत होने वाले हैं, और श्रेयस अय्यर ऑन स्पिनर्स इज टू गुड भाई, टू गुड. बहुत क्लीन हिटिंग होती है उसकी. तो आई थिंक श्रेयस अय्यर और स्काई को ट्राई कर सकते हैं. मे बी समवन बिटवीन बोथ ऑफ देम, कोई दोनों को शायद स्टार्ट ना करें, बट यहाँ पे एक चांस है दोनों में से किसी को चांस देने का. शार्दुल ठाकुर कुड बी स्टार्टिंग ओवर अश्विन इन माय ओपिनियन यहाँ पे, बट शमी को शायद दोबारा बैठना पड़ेगा. ओके, बिकॉज श्रीलंका उतनी भी खराब नहीं है कि हम लोग फिर एक वो डेप्थ हटा दें बैटिंग से, उतना रिस्क नहीं ले सकते. बट ऑल इन ऑल आई थिंक यहाँ पे श्रीलंका को प्रॉब्लम होने वाली है जी, बिकॉज एज आई सेड स्पिन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और यहाँ पे पेसर्स को खिला रहे हैं. ठीक है, तो ऑल एंड ऑल आई थिंक यहाँ पे सेकेंडली जो मैं बात कहूँगा वो ये है कि अभी हमने फाइनल में देखा था कैसे बुमराह और सिराज अगेंस्ट कितना स्ट्रगल कर रहे थे. वो 2 काफ़ी थे इन लोगों के लिए, और ये एक ऐसी पिच है जो पेसर्स को सपोर्ट कर रही है. तो आई थिंक वंस अगेन श्रीलंका को काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है उनके अगेंस्ट, विच इज़ वाई आई थिंक दे शुड बी इनफ एंड वी शुड नॉट नीड शामी एज वेल. आई थिंक बैटिंग डेप्थ के साथ हमें जाना चाहिए, पोस्ट समवेयर अराउंड 350 इफ पॉसिबल. बैटिंग अच्छा यहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे चेस करना टॉस जीत के. वाई? दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मैं कहूँगा 100% टॉस जीत के चेस करो. दिल्ली में 50-50 था, यहाँ पे चेस करो. हिस्टोरिकली यहाँ पे जो चेस करता है उसके लिए बेटर रहता है. ओके, ऑल्सो यहाँ पे ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो बहुत फेवर करता है सेकंड बैटिंग को. तो आई थिंक यहाँ पे टॉस जीतोगे, चेस करो, बेटर रहेगा हमेशा. अभी हमने फाइनल में भी देखा था इंडिया चेस कर रही थी, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है. तो आई थिंक चेस कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं.
और क्योंकि वो स्पिनर ज़्यादा होने वाले श्रीलंका के पास, तो बॉल ग्रिप नहीं करेगी, बॉल गीली होगी ड्यू के वजह से, प्रॉब्लम होगी उन्हें, प्रॉब्लम होगी राइट। आई थिंक यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग कर सकते हैं हम लोग। ऑल एंड ऑल आई थिंक इंडिया शुड विन दिस गेम। डू यू थिंक इंडिया विल विन इट? आई थिंक जीत जाएगी। यहाँ तो उतना ज़्यादा कुछ मेजर होने वाला है, क्योंकि एशिया कप के बाद से तो मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड हूँ, स्पेशली प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका, तो मुझे लगता है जीत जाएंगे हम अल्टीमेटली। चलो देखते हैं। बट यहाँ से सेकंड लास्ट गेम पे आते हैं, विच कुड ऑल्सो प्रूव टू बी अ ट्रिकी वन अ बिट आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे वंस अगेन साउथ अफ्रीका से मैच होने वाला है और विकेट है पेस फ्रेंडली। ओके, कोलकाता में मैच होने वाला है, हमने आईपीएल में कवर किया था कैसे कोलकाता स्पिनर्स ले लेती है लेकिन विकेट जो है वो पेस फ्रेंडली हो गई ऑफ लेट। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट पिचेस है इस वक्त इंडिया में, ईडन गार्डन्स, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है। हाई स्कोरिंग गेम ये हो सकता है। आई थिंक यू शुड पोस्ट समथिंग अबव 300, मे बी क्लोज टू 320 330 एज वेल। यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए। एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका के लिए वो है कि नोरके आउट हो चुका है, वो नहीं खेलने वाला इस वर्ल्ड कप में। उनका फास्टेस्ट बॉलर है वो, he would have loved to play on this pitch भाई, बट वो नहीं होने वाला। दैट इज अ बिग ब्लो फॉर साउथ अफ्रीका। बट उनकी बैटिंग इफ यू सी, अभी ऑस्ट्रेलिया को जो 3 ओडीआईज हराए थे, तीनों 100 के ऊपर के मार्जिन से हराए थे, तो बैटिंग बहुत तगड़े फॉर्म में है उनकी, और ये हाई स्कोरिंग विकेट हो सकता है। तो यहाँ पे मजा आएगा देखने में कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, कितना बड़ा टारगेट खड़ा करती है और कितनी प्रॉब्लम आती है इंडिया के लिए। इंडिया को आई वुड होप कि पहले बैटिंग करें टॉस जीत के, बिकॉज चेस कर रहे होगा बड़ा टोटल तो थोड़ा प्रेशर में रहते हैं हमेशा। आई थिंक यहाँ पे जीत के हम लोग को पहले बैटिंग करनी चाहिए। वन सेकंड, आई थिंक अश्विन मे बी विल बी सिटिंग आउट, शार्दुल ठाकुर कुड बी स्टार्टिंग है। ओके, शामी का वही लॉजिक यार, वो ही इज जस्ट नॉट इन द प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो हमें एक्सपेक्ट करना भी सही नहीं है वो। तो आई थिंक शार्दुल ठाकुर शुड बी स्टार्टिंग हियर। यहाँ पे अगर मैं और कुछ कहूँ तो भाई वो यही है कि यार साउथ अफ्रीका इज दैट वन टीम ना, अभी हम लोग मे बी अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, मे बी 4 अक्टूबर को हम लोग पॉडकास्ट से प्रेडिक्शन करेंगे। लेट्स सी, कमेंट करके बताओ if you want us to predict the वर्ल्ड कप ऑन 4 अक्टूबर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका एक वैसी टीम है जो कि थोड़ी बोगी टीम बन सकती है। मुझे फीलिंग आ रही है कि लाइक मैं ये पूरी जो एनालिसिस हो जाएगी उसके बाद में बताऊंगा कि विच मैचेस आई थिंक जो हम लोग हार सकते हैं अल्टीमेटली। हाँ, दैट वुड बी ग्रेट। मुझे लगता है ये एक ऐसा मैच है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो क्योंकि ऑन पेपर ऐसा लग रहा है एक चोकर टीम है, नोरके आउट हो चुका है, बट फॉर्म खराब भी नहीं उनका, और थोड़ा सा ना पिच भी फेवर कर रही है, तो थोड़ा देखने वाला मैच होगा, ट्रिकी मैच होगा ये। बट यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि ये मैच अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इसके बाद काफ़ी हमारे पास रेस्टिंग पीरियड है, बिकॉज इसके बाद जो हमारा लास्ट गेम है ये मैच 5 नवंबर को होने वाला है। तो बेसिकली श्रीलंका और साउथ अफ्रीका वाले मैच सिर्फ 2 दिन का रेस्ट है। तो ये मैं जो कह रहा था ना आपसे कि जो सेकंड लास्ट और लास्ट मैच है वहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, वरना यहाँ पे भी रेस्ट मिल जाता तो ओवरऑल ही हर मैच के बाद हमें एम्पल रेस्ट मिला होता, बिकॉज ऑफ अ वीक टीम या फिर गैप इतना होता। तो आई थिंक ये लास्ट के 2 मैचेस में थोड़ा सा प्लानिंग उल्टी हो गई, बिकॉज लास्ट मैच है नीदरलैंड से, अगर वो मैच यहाँ हो जाता और लास्ट मैच साउथ अफ्रीका से होता तो पूरे के पूरे 9 मैचेस में हमें हर मैच के पहले एक अच्छा रेस्ट मिल गया होता। बट देन अगेन भाई स्मार्ट प्लानिंग में बीसी से आई थिंक ये पहला फैक्टर मैंने रिवील कर दिया यहाँ पे। दूसरा फैक्टर मैं भी बताऊंगा इस मैच के बाद। लास्ट मैच नीदरलैंड से है और यहाँ पे हम लोग को जो है अच्छा खासा रेस्ट मिलने वाला है, 6 दिन का रेस्ट मिलने वाला है भाई। ओके, और नीदरलैंड्स एक वीक टीम है, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो क्या हम लोग यहाँ पे रेस्ट करा सकते हैं काफी प्लेयर्स को? आई थिंक यहाँ पे करा सकते हैं। हाँ, आई थिंक कराएंगे। नॉकआउट से पहले वैसे भी अच्छा ही रेस्ट मिल जाएगा, 6 दिन का रेस्ट से थोड़ा एक्सटेंडेड रेस्ट मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो और यहाँ तक हमें पता चल चुका होगा मोस्ट लाइकली कि हम क्वालिफाई करने की नहीं कर रहे, सब सेटल्ड होगा। इट इज द राइट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स टू टेक रेस्ट। मैच कहाँ पे? बैंगलोर में। बैंगलोर में तो 350 रन तो बनने चाहिए। एवरेज स्कोर ही 330 के आसपास का है। राइट, ट्राई टू पुट एज मेनी रन्स एज पॉसिबल, 350 400 भी बना सकते हो, बनाओ भाई, बना सकते हो। देयर इज अ बिग चांस कि सूर्य कुमार यादव और अपना शेर दोनों स्टार्ट करें यहाँ पे। हाँ, आई वुड आर्ग्यू पूरी बेंच स्ट्रेंथ करा दो, जो 4 प्लेयर्स बेंच पे होंगे सबको स्टार्ट करा दो, मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मे बी इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली माइट बी रेस्टिंग, हु नोज। तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, डू एक्सपेरिमेंट इन दिस गेम, अनलेस ऐसा हो कि हमें लास्ट मैच जीतना ही जीतना है क्वालिफाई करने के लिए। वो एक यूनिक सिनेरियो, होपफुली हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, उस सिचुएशन में नहीं होंगे। बट हाँ, यहाँ पे टॉस जीतो, ऑफ कोर्स पहले बैटिंग करो, एक्सपेरिमेंट करो, ज़्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने के लिए है नहीं। नीदरलैंड्स हैज़ बीन वेरी रिस्पेक्टेबल ऑफ लेट, बहुत ही एक अच्छी स्टोरी रही है उनकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी, बट इंडिया के अगेंस्ट दे डू लैक द क्वालिटी। सो आई वुड से यहाँ पे पहले बैटिंग करो, डू एज मेनी एक्सपेरिमेंटेशन एज यू वांट टू, इफ यू हैव क्वालिफाइड जस्ट टेक इट एज अ एक्सपेरिमेंटेशन गेम, जैसे भी हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को लिया है बेसिकली। यहाँ पे कुछ एनालाइज करने के लिए है नहीं। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि नीदरलैंड्स का भी एम यही होना चाहिए टू एंड द वर्ल्ड कप ऑन अ रिस्पेक्टेबल नोट। जीत गया तो अच्छी बात है, बिकॉज इंडिया एक्सपेरिमेंट करने वाली है, हारते भी हो तो कोई शेम नहीं है इस चीज़ में। राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर था, ये तो हमारे सारे मैचेस कवर हो गए और कैसे हम हर मैच को जीत सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए।
जो सेकंड फैक्टर था, पहला फैक्टर मैंने एक्सप्लेन करा कैसे हर मैच के बीच में या तो अच्छा खासा Spacing रेस्ट अच्छी है या तो फिर टीम वीक डाल दिया, एक्सेप्ट द लास्ट 2 मैचेस। जो सेकंड फैक्टर है वो ये है, यहाँ पे तुम नोटिस करना, पूरे के पूरे 9 मैचेस में से सिर्फ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ऐसी टीम्स हैं जहां पे टीम की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और जो पिच की कंडीशंस है वो मैच करती है। हाँ राइट। ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है तो पिच चेन्नई की दे दी है। इंग्लैंड की है फास्ट बॉलिंग तो पिच जो है वो दे दिया है, लखनऊ की दे दी Same with है। Australia. एग्रेसिव बैटिंग है तो लखनऊ की दे दी है वहां पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही है। बांग्लादेश की अभी स्पिन फ्रेंडली है तो पेस विकेट दे दी है। श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली है तो पेस विकेट दे दी है। समझ रहे हो ये पैटर्न देख रहे हो तुम। पाकिस्तान का भी पेसर्स रिलाई करते हैं उनके ऊपर, यूजुअली तो स्पिन दे दिया, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत स्मार्ट प्लानिंग करी है बीसीसीआई ने। आई डोंट नो कोइंसिडेंस है क्या है, मैंने भी जब हर मैच की रिसर्च की तो मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा। भाई आई होप नॉट कोइंसिडेंस हो। होम एडवांटेज का फायदा क्या है? राइट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक बहुत सटल एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि ऑन द पेपर कई लोगों को समझ में नहीं आएगी, बट एक बहुत ही जेन्युइन ऑब्जर्वेशन है जो कि भाई स्मार्ट टैक्टिक्स बाय और भाई इस चीज को लेके बीसीसीआई को क्रिटिसाइज मत करने लग जाना। दिस इज नॉट चीटिंग, ये हर कंट्री करती है जिसके घर में मैच होता है, राइट। तो ये कुछ नया नहीं है, नहीं, दिस इज कॉल्ड होम एडवांटेज। बट हाँ, जो तुम कहने वाले थे उसमें से क्या मैचेस हम जीत सकते हैं या क्या हार सकते हैं? मुझे लगता है मैं हारने वाला करूँगा क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी तो हम जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट मैच जो हम लोग हार सकते हैं वो पहला न्यूजीलैंड का होगा। ऑब्वियसली वो बोगी टीम है वैसी, एंड एज यू राइटली सेड कि उनकी कंडीशंस एकदम फेवर कर रही है उनके स्ट्रेंथ से। सेकंड मेरे दिमाग में साउथ अफ्रीका भी था क्योंकि इतनी कुछ खास अच्छी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी उनसे ही हारे थे मैच में। तो मुझे लगता है, और स्पेशली क्योंकि उनका अभी फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी एक ऐसी टीम है जो हरा सकती है। मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएंगे, पाकिस्तान से जीत जाएंगे। मुझे लगता है इंग्लैंड से शायद प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे फीलिंग है कि स्पेशली का विकेट वो थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली हो जाए। हाँ, मुझे लगता है इंग्लैंड से प्रॉब्लम आ सकती है। बट इफ वी विन 6 out of 9 games then also we'll क्वालीफाई तो हम करें, आई थिंक क्वालीफाई तो हम करेंगे ही। ऑल्दो लास्ट टाइम हम लोग 2 ही मैच हारे थे, 9 में से 7 जीते थे। आई थिंक टॉप क्या था, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, बट हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग टॉप 2 में आई थिंक फिनिश करें तो बेटर है, राइट। और लेट्स सी भाई, अभी प्रेडिक्शंस पे आएंगे होपफुली 4 अक्टूबर को, वी विल सी। क्योंकि हमारा रिकॉर्ड कुछ ऐसा है कि हम जो बोल देते हैं वो आजकल हो भी जाता है, तो हम जिंक्स नहीं करना चाहते हैं। बट देखते हैं भाई, अगर हम कुछ गलत बोलते हैं इंडिया जीत जाए तो आई डोंट माइंड, तो वी विल सी। बट आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द पॉडकास्ट। आई होप जो क्रिकेट का सेगमेंट है स्पेशली आपको बहुत वैल्यू मिली हो उससे। फुटबॉल में आपको जो है रिएक्शन से मजा आया है तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वीडियो फॉर द व्यूअर्स? जो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो आप यहाँ पे भी उसे चेकआउट करिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगा।